हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारी आज की क्लास में। हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात कर रहे थे और ऑटोनोमिक जो नर्वस सिस्टम है उसमें हम पैरासिम्पैथेटिक पढ़ चुके हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हम थोड़ा बहुत पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की दवाइयाँ पढ़ेंगे और उनका डिवीजन पढ़ेंगे, उनका क्या क्या टाइप होता है, ये सारी बातें पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है ड्रग एक्टिंग ऑन सिंपैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम पे एक्टिंग करने वाली दवाइयों के नाम पढ़ेंगे। अगर हम जनरली बात करें तो ये जो दवाइयाँ है होती है वो दो प्रकार की होती है। एक जो होती है सिम्पैथोमाइमेटिक माइमेटिक। एक होती है सिम्पैथोलाइटिक सिम्पैथोलाइटिक लाइटिक। ये जो सिम्पैथोमाइमेटिक होती है ये सिंपैथेटिक एक्शन को इंक्रीज करने वाली है और ये सिंपैथेटिक एक्शन को कम करने वाली है। ठीक है, तो ये सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम में हम जो दो प्रकार की दवाइयाँ पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते। सबसे पहले सिंपैथेटोमाइमेटिक या सिंपैथोमाइमेटिक दवा से स्टार्ट करते। पहला कौन सा अपना सिंपैथोमाइमेटिक माइमेटिक सिंपैथोमाइमेटिक दवा की बात हम करेंगे। अगर इस दवा की मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपको बताना है कि इसके कितने प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार की होती है। जो पहली होने वाली है वो डायरेक्ट एक्टिंग है, डायरेक्ट एक्टिंग। दूसरी जो होती है वो इनडायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग दवा होती है। अगर मैं डायरेक्ट एक्टिंग की बात करूँ, आपको जब मैं सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम पढ़ा के आ रहा था वहाँ पर भी मैंने ऐसे ही एक डिवीजन किया था। तो वहाँ पे जो डायरेक्ट एक्टिंग दवा पड़ी थी उनका मतलब यह हुआ करता था कि जो दवा सीधे रिसेप्टर पे काम करती है। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट एक्टिंग दवा ये भी तो कहीं ना कहीं आपके रिसेप्टर पे काम करेगी। मतलब वो दवाइयाँ जो कि क्या करती हो, स्टिमुलेट करती हो। क्या करती हो? स्टिमुलेट स्टिमुलेट करती हो। किसको स्टिमुलेट करती हो? अल्फा 1 रिसेप्टर, अल्फा 2 रिसेप्टर, आपका बीटा 1 रिसेप्टर, बीटा 2 रिसेप्टर, बीटा 3 रिसेप्टर। जो आपके सिंपैथेटिक रिसेप्टर है, अगर कोई दवा इनको डायरेक्ट स्टिमुलेट करती है तो सिंपैथोमाइमेटिक दवा कहलाएगी, सिंपैथोमाइमेटिक दवा कहलाएगी। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग दवा की। इनडायरेक्ट एक्टिंग दवा को भी दो भागों में डिवाइड किया गया। इनडायरेक्ट एक्टिंग दवा को भी दो भागों में डिवाइड किया गया। जो पहला भाग है उसका नाम है इनहिबिट इनहिबिट द रीअपटेक रीअपटेक ऑफ नोर एड्रिनलिन। अभी इसका मतलब समझाऊंगा मैं। एक होता है आपका ड्रग ड्रग एक्टिंग बाय डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आइए डायरेक्ट एक्टिंग दवा हम थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले हम इनडायरेक्ट एक्टिंग दवाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। इनडायरेक्ट एक्टिंग दवा में जो सबसे पहला नाम आया है वो क्या आया है? जो रीअपटेक हो रहा है उसको इनहिबिट करना। मतलब क्या लिखा गया है कि साहब इनहिबिट ऑफ या इनहिबिट द रीअपटेक रीअपटेक ऑफ नॉर एड्रिनलिन। इसका मतलब देखते हैं हम लोग, इसका मतलब क्या है, इस शब्दों में क्या कहा गया है? कवि इन शब्दों में क्या कहता है? आइए कवि की बातें सुनती है। आपके सामने ये डायग्राम में बहुत बार बना चुका हूँ। आपको पता है कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में यहाँ कौन रिलीज होता है? या नॉर एड्रिनलिन रिलीज होता है। अब जो नॉर एड्रिनलिन यहाँ पे आया है, ये नॉर एड्रिनलिन घूमकर यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर होता है। कौन होता है? एक ट्रांसपोर्टर होता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है नोर एड्रीनलिन। एक नली बन गई ना, नोर एड्रीनलिन। तो ये एक ट्रांसपोर्टर है, नोर एड्रीनलिन ट्रांसपोर्टर इसका नाम है।
अब साहब नोर एड्रेनलिन आया, वो इस ट्रांसपोर्टर की सहायता से कहाँ पे चला गया, वो इस ट्रांसपोर्टर की सहायता से यहाँ पे आ चुका। तो एक चीज बताइए, जो नोर एड्रेनलिन है, जो नोर एड्रेनलिन है उसका मात्रा यहाँ पे कम हुआ है ज्यादा हुआ, सिनेप्टिक लेफ्ट में कम हुआ। जनरल बात कर रहा हूँ मैं, ये जनरल कंडीशन होती है। तो यहाँ पे सिंपैथेटिक एक्शन कम होएगा, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, इस रीअपटेक को ही इनहिबिट कर दिया, नोर एड्रेनलिन के इस रीअपटेक को हमने क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया। हमने ये कैसे किया, हमने इस ट्रांसपोर्टर को बोला कि भाई तू ये जो काम कर रहा है, ये जो गैर कानूनी काम कर रहा है इसको बंद कर दे, नोर एड्रेनलिन को तू अंदर लेके मत जा। ऐसा बोल रहा है, कौन बोल रहा है, कुछ दवाइयाँ बोल रही है, किसको बोल रही है, इस भाई साहब को बोल रही है। वो दवाइयों का नाम क्या है, एक दवाई का नाम है कोकेन, कोकेन। एक होती है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। ये कुछ दवाइयाँ होती है, जब आप ये दवाई देते हो तो उस व्यक्ति में सिंपैथेटिक एक्शन इंक्रीज होता है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन देखने को मिलता है। ऐसा देखने को मिलता है जैसे सिंपैथेटिक एक्शन इंक्रीज हुआ हो, क्योंकि सिंपैथोमाइमेटिक की तरह काम करती है। कैसे, अब एक चीज बताओ, ये जो रीअपटेकर है, ये जो ट्रांसपोर्टर, ये काम करना बंद कर चुका है। तो यहाँ पे अब एड्रेनलिन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। कहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में ज़्यादा हो जाएगी। अब साहब सिनेप्टिक क्लेफ्ट में नोर एड्रेनलिन ज़्यादा हो चुका है, तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, सिंपैथेटिक एक्शन ज़्यादा देखने को मिलेगा। और हम पढ़ क्या रहे हैं, हम सिंपैथोमाइमेटिक दवा पढ़ रहे हैं, इनडायरेक्ट एक्टिंग पढ़ रहे हैं। इनडायरेक्ट एक्टिंग में हमने रीअपटेक को इनहिबिट किया है, किस दो दवाओं की सहायता से किया, कोकेन दिया हमने और टीसीए दिया है। यहाँ तक समझ में आया। ओके, तो ये हमने दो दवाइयाँ पढ़ ली कि साहब अगर आप ये दवाई देते हो तो उस मरीज में इनडायरेक्ट रूप से सिंपैथेटो या सिंपैथोमाइमेटिक एक्शन दिखाई देने वाला है, ठीक है। दूसरा दूसरा यहाँ पे आपका ड्रग एक्टिंग बाय डिस्प्लेसमेंट, ये भी देख लेते हैं। ड्रग एक्टिंग बाय डिस्प्लेसमेंट, दूसरा ड्रग ड्रग एक्टिंग बाय डिस्प्लेसमेंट। ड्रग एक्टिंग बाय डिस्प्लेसमेंट ये बहुत ही अच्छा है आपके लिए समझने के लिए। अगर मैं इसकी बात करूँ तो कुछ दवाइयाँ होती है जो ऐसा करती है। जनरली क्या होता है, एक होता है टायरामाइन, क्या होता है, टायरामाइन होता है। इफेंड्रिन, 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 ठीक है। सूडो इफेंड्रिन, सूडो इफेंड्रिन, और एक एम्फेटेमाइन, एम्फेटेमाइन। ये कुछ दवाइयाँ होती है जो कि अभी कुछ करने वाली है जिससे सिंपैथेटिक एक्शन दिखाई देगा। तो आइए एक एक करके इन दवाओं को हम पढ़ते हैं आपके सामने, ठीक है। मेरा फोटो आज आपको छोटा दिखाई दे रहा होगा क्योंकि मुझे जगह चाहिए थी, मैंने अपने आप को छोटा कर दिया। ओके, तो यहाँ पे ये दवाइयाँ किस प्रकार काम करती, आइए पढ़ते हैं। आपने जनरली, ये फिर से एक डायग्राम बनाता हूँ जो आप पढ़ के आते हैं, ये डायग्राम आपने देखा होगा, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे सिनेप्टिक वेसाइकल होती है। इस सिनेप्टिक वेसाइकल में आपको पता है डोपामाइन, डोपामाइन जो कि यहाँ होता है, ये इसके अंदर चला जाता है और क्या बनाता है, क्या बनाता है, नोर एड्रेनलिन बनाता है, नोर एड्रेनलिन बनाता है और एक्शन दिखाता है। अब साहब यहाँ पे क्या हुआ, नोर एड्रेनलिन यहाँ पे रिलीज होता है, नोर यहाँ पे रिलीज होता है, ये जनरल बात होती है, यहाँ पे रिलीज होगा। अब आपने क्या दे दिया, आपने कहीं ना कहीं पहली बार टायरामाइन दिया, क्या दिया, टायरामाइन दिया। टायरामाइन को मैं टी से लिखूंगा, ठीक है। अब ये छोटी सी वेसाइकल है, ठीक है, ये वेसाइकल है। इस वेसाइकल में माना कि 50 मोलिक्यूल किसके हैं, आपके नोर एड्रेनलिन के। आपने बाहर से क्या दिया, आपने बाहर से टायरामाइन दिया, क्या दिया, टायरामाइन दिया। कितने मोलिक्यूल टायरामाइन दे दिया आपने, 50 मोलिक्यूल टायरामाइन दे दिए। अब इन 50 मोलिक्यूल टायरामाइन ने क्या किया, इन 50 मोलिक्यूल टायरामाइन ने गद्दारी कर ली, किसके साथ गद्दारी कर ली, नोर एड्रेनलिन के साथ गद्दारी कर ली। इन्होंने पहले मीठी मीठी बातों में नोर एड्रेनलिन को फंसाया, उसको बाहर बुलाया और खुद उसकी जगह जाके बैठ गया। तो फिर क्या हुआ, खुद उसकी जगह जाके बैठ गया और जो नोर एड्रेनलिन बाहर आया था उसको सिनेप्टिक लेफ्ट में छोड़ दिया। मतलब यहाँ पे नोर एड्रेनलिन की मात्रा इंक्रीज हो गई,
ठीक है। अब यहाँ पे इसकी क्या हालत हो गई साहब, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमें ऐसा देखने को मिलेगा कि अब इसमें 25 मॉलिक्यूल तो किसके हैं, टायरामाइन के, और 25 मॉलिक्यूल किसके हैं, आपके नॉर एड्रेनलिन के। फिर थोड़ा बहुत टायरामाइन आया, फिर क्या आया, थोड़ा बहुत टायरामाइन आया, 25 मॉलिक्यूल टायरामाइन के फिर आए। इन्होंने भी सेम गद्दारी की, इन्होंने भी 25 के साथ गद्दारी कर ली। अब जनरली हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है, हमारे पास जो कंडीशन है सिनेप्टिक वेसाइकल की वो ये है कि इसमें 50 मॉलिक्यूल टायरामाइन के हो गए और नॉर एड्रेनलिन बिल्कुल भी नहीं है। अगर इनकेस अब अगर आप अब कोई टायरामाइन देते हो तो खुद के साथ ही गद्दारी होगी, ये खुद को ही हटाएगा और खुद को ही कहाँ रिलीज करेगा, सिनेप्टिक लेफ्ट में रिलीज कर देगा। आप समझ में रही मेरी बात क्या कह रहा हूँ मैं आपको। यानी यहाँ पे क्या देखने को मिला, यहाँ पे ऐसा देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे नॉर एड्रेनलिन इंक्रीज हो रहे, नॉर एड्रेनलिन इंक्रीज हो रहे, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में, कुछ समय के बाद में, जब सभी नॉर एड्रेनलिन सिनेप्टिक वेसाइकल में खत्म हो जाएंगे तो फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि जब तक चल रहा था तब तक तो कोई बात नहीं, यानी सिंपैथेटिक एक्शन, सिंपैथेटिक एक्शन, सिंपैथेटिक एक्शन की मैं बात करता हूं। यहाँ पे क्या देखने को मिला, यहाँ पे ध्यान से सुनना, सिंपैथेटिक एक्शन शुरू शुरू के अंदर क्या हो, टायरामाइन नहीं आया अभी तक, जैसे टायरामाइन आया नोर एड्रेनलिन सिनेप्टिक वैसे रिलीज हुआ, सिंपैथेटिक एक्शन बढ़ा, फिर से थोड़ा बहुत और आया, फिर रिलीज बढ़ा, लेकिन अंत में क्या हुआ, अचानक से जब नोर एड्रेनलिन सिनेप्टिक वेसल्स में खत्म हो गया, फिर क्या करोगे, फिर कहीं ना कहीं आपका टायरामाइन टायरामाइन रिप्लेस होगा, खुद को खुद रिप्लेस करेगा। तो अब क्या होगा, नोर एड्रेनलिन तो नहीं आया ना, तो कहीं ना कहीं सिंपैथेटिक एक्शन कम होएगा टायरामाइन की कंडीशन में। तो यहाँ पे अचानक से क्या देखने को मिलता है, सिंपैथेटिक एक्शन कम देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, अचानक से सिंपैथेटिक एक्शन कब देखने को मिलता है। तो ऐसी कंडीशन को आप क्या बोलते हो, ऐसी कंडीशन को आप टेकीफाइलेक्सिस बोलते हो। क्या बोलते हो, टेकीफाइलेक्सिस, टेकीफाइलेक्सिस। सिंपैथेटिक एक्शन सडन कम हो गया क्योंकि नॉर एड्रेनलिन सडन कम हो गया, तो ये क्या हो गया, टेकीफाइलेक्सिस की कंडीशन आ गई। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे टायरामाइन शब्द की। टायरामाइन, ये जो टायरामाइन होता है ये केवल डिस्प्लेसमेंट के मेथड पे काम करता है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये किस प्रकार काम करता है, ओनली ओनली एक्टिंग एक्टिंग बाई डिस्प्लेसमेंट, केवल डिस्प्लेसमेंट के मेथड पे काम करता है। मतलब क्या कि जब टायरामाइन पूर्ण रूप से नोर एड्रेनलिन को बाहर निकाल देगा तो अब इसका रोल खत्म हो गया है। अब आपका नोर एड्रेनलिन पूर्ण रूप से बाहर आ चुका है सिनेप्टिक वेसल से, वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आ चुका है। जो सिंपैथेटिक एक्शन होने वाला तो वो पीक पर है, समझ में आ रही है। और जैसे ही टायरामाइन पूरी तरह रिप्लेस कर देगा, सिंपैथेटिक एक्शन कम हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आई, टायरामाइन की हमने बात कर ली है। नेक्स्ट इफेंड्रिन की हम बात कर लेते हैं। इफेंड्रिन की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे इफेंड्रिन, एक होता है इफेंड्रिन, इफेंड्रिन हम दूसरे पेज में देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं इफेंड्रिन, ठीक है, शूडो, इनके नाम मैं आपको लिखवा चुका हूँ इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आपको, और एक एम्फाटेमाइन, एम्फे एम्फेटेमाइन। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये जो आपका ये जो आपका इफेंड्रिन है और ये शूडो इफेंड्रिन है, ये क्या करता है, एक्ट बाय डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट की जैसे भी काम करता है, प्लस ये रिसेप्टार पर भी काम करता है, आल्सो आल्सो एक्ट ऑन रिसेप्टार, रिसेप्टार आफ्टर कम्स इन या कम्स इनटू सिनेप्टिक सिनेप्टिक क्लेफ्ट। सेम आपका जो ये एम्फेटेमाइन में ये भी यही कार्य करता है। मतलब इसका समझ में आया कैसे, जैसे अभी मैं आपके माने टायरोसिन की बात करके आया हूँ या टायरामाइन की बात करके आया हूँ। ये जो टायरामाइन है
ये टायरामाइन क्या कर रहा था कि पूर्ण रूप से नोर एड्रेनलिन को सिनेप्टिक क्लेफ्ट में लेके आ चुका था। मतलब ऐसा हुआ था यहाँ पे वेसाइकल्स है, आपने क्या दिया, आपने इफेंड्रिन दिया, ये इफेंड्रिन 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 इसमें आ चुका है। पूरा नोड, जो भी पूरा नोड एड्रेनलिन था वो सारा आपके सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आ चुका है। वेसाइकल में अब इफेंड्रिन शो हो रहा है। अब अगर आप एक्स्ट्रा इफेंड्रिन दोगे, आप बाहर से क्या दोगे, आप बाहर से इफेंड्रिन दोगे, तो इफेंड्रिन क्या करेगा, अपने आप को रिप्लेस करेगा। और ये जो इफेंड्रिन है यहाँ से होते हुए कहीं ना कहीं सिनेप्टिक क्लेफ्ट में भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा। अब टायरामाइन तो अगर यहाँ पे आता तो वो कोई भी काम नहीं करता, क्योंकि उसका एक ही काम है डिस्प्लेसमेंट का। लेकिन इफेंड्रिन, सूडो इफेंड्रिन, एम्फेटेमाइन ये क्या करती है, ये यहाँ पे उपस्थित जैसे आपका रिसेप्टर होता है उन पर भी काम करती है। तो मतलब ये हुआ कि जो टायरामाइन को छोड़ के जो तीन और दवाइयाँ है, ये कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट के थ्रू भी काम करती है और एक आपका रिसेप्टर पे डायरेक्ट भी काम करती है। मतलब ये डायरेक्ट भी एक्ट करती है और इनडायरेक्ट भी एक्ट करती है। कौन कौन की बात कर रहा हूँ मैं, आपका सूडो इफेंड्रिन, एम्फेटेमाइन और सूडो इफेंड्रिन, एम्फेटेमाइन और आपका होने वाला है इफेंड्रिन। इसको मैं छोटा करके साइड में रख रहा हूँ, ठीक है। ओके, उठा के यहाँ पे रख देते हैं इसको, और अपना जो वाई चला गया है इसको उठा के लेके आएंगे। ओके, नया बना दो वाई को साहब, यहाँ पे वाई हमने नया बना दिया, ठीक है। अब साहब यहाँ पे आपने समझ लिया होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे इफेंड्रिन और आपका सूडो इफेंड्रिन क्या काम करता है। जो इफेंड्रिन होता है और जो सूडो इफेंड्रिन होता है, ये दोनों कहीं ना कहीं कोज करते हैं, कोज नेजल डी कंजेस्टेंट, ठीक है। मतलब क्या है, एक चीज बताइए, ये क्या है, सिंपैथेटिक दवाई है, सिंपैथेटिक है। सिंपैथेटिक का मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं आपके अल्फा 1 अल्फा 2 रिसेप्टर पे काम करेगी, ठीक है। कहीं ना कहीं सिंपैथेटिक रिसेप्टर पे काम करेगी, ठीक है। अब याद करिए अल्फा 1 रिसेप्टर की हमने जब बात की थी, अल्फा 1 रिसेप्टर की जब हमने बात की थी तो हमने ये बोला था कि अल्फा 1 रिसेप्टर कहाँ होता है, ब्लड वेसल्स पे होता है। और ब्लड वेसल्स पे ये काम क्या करता है, ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी वेसो कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। याद करिए, ऐसा हमने पढ़ा था। अब साहब ये जो नाक है, जो अपने नाक का जो म्यूकसा है, यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स पाई जाती है, उस ब्लड वेसल्स को आपकी इफेंड्रिन और नॉन इफेंड्रिन ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो मतलब जो नाक के अंदर जो सूजन हो चुकी है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन इन्फ्लामेट हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं जब ब्लड की वेसल कॉन्ट्रैक्ट होएगी तो उसको फायदा मिलेगा, नहीं मिलेगा, यानी नेचर डी कंजेस्टेंट देखने को मिलता है, फायदा देखने को मिलता है इन दवाओं के थ्रू, ठीक है। आपको ये समझ में आया, ओके। एक होती है आपकी एम्फेटेमाइन, एम्फेटेमाइन 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 क्या है, सी एन एच स्टिमुलेट करती है, सीएनएस को स्टिमुलेट करती है। ये क्या करती है, ये क्रॉस करती है, इसको क्रॉस करती है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है। ये इंक्रीज करती है अटेंशन, ये क्या करती है, इंक्रीज करती है अटेंशन, ठीक है। अटेंशन को इंक्रीज करती है। अब एक बात बताइए, कोई व्यक्ति है, जैसे मैं हूँ, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, सुबह के 4 बज चुके हैं, मुझे नींद आ रही है, अचानक से मैं आपके सामने बैठा बैठा सो गया, क्लास लेते लेते, लाइव क्लास लेते लेते मैं सो गया। अब साहब मैं लाइव क्लास लेते लेते अगर सो जाता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये बीमारी है, क्योंकि मैं चलती क्लास में ऑन टेबल पे सो गया, ठीक है। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, नार्कोलेप्सी। क्या बोलूंगा इसको मैं, नार्कोलेप्सी बोलूंगा। और नार्कोलेप्सी मतलब सडन सडन अटैक सडन अटैक ऑफ स्लीप। तो उस कंडीशन में क्या कर सकता हूँ, एम्फेटेमाइन का यूज कर सकता हूँ। ये क्या करेगी, ये मेरा अटेंशन इंक्रीज करने वाली है।
आपने एक बीमारी सुनी होगी, एक बीमारी सुनी होगी जिसका नाम आपको पता होगा, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिजीज, ऐसा कुछ होता है, ADHD, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिजीज। अगर मैं इस बीमारी की बात करूँ तो मुझे इस बीमारी में क्या देना होता है, मेथिलफेनिडेट। क्या देना होता है, मेथिलफेनिडेट, फेनिडेट, मेथिलफेनिडेट। ये मेथिलफेनिडेट क्या करता है, ये एक जो एम्फेटामिन ही काम करता है। ये मेथिलफेनिडेट क्या काम करता है, पहला तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट करता है, एक स्टिमुलेशन करता है, CNS स्टिमुलेट है ना, ये CNS स्टिमुलेट। पहले इसने क्या किया, CNS को स्टिमुलेट किया, ब्लड ब्रेन वेन को क्रॉस करके। दूसरा दूसरा जो ट्रांसपोर्टर अभी आप पढ़ के आए थे, कौन सा वाला, एक तो आपका नॉर एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, एड्रेनलिन, ठीक है, ट्रांसपोर्टर, ट्रांस ट्रांसपोर्टर। और एक होता है आपका डोपामाइन, डोपामाइन ट्रांसपोर्टर। तो इन दोनों को ये कहीं ना कहीं ब्लॉक करता है, कौन, आपका मेथिलफेनिडेट। और ब्लॉक करके करता क्या है, कहीं ना कहीं सिंपैथेटिक एक्शन को इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार आपका ये दोनों दवा काम करती है, डिस्प्लेसमेंट के मेथड पे भी काम कर रही है, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। तो हमने अभी क्या पढ़ा, हमने आपकी जो सिंपैथेटिक सिस्टम की दवाइयाँ पढ़ी, कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है साहब, एक सिंपैथोमाइमेटिक और सिंपैथोलाइटिक। सबसे पहले सिंपैथोमाइमेटिक हमने पढ़ी, वो कौन कौन सी होती है, आपकी डायरेक्ट एक्टिंग जो रिसेप्टर पे काम करेगी, इनडायरेक्ट एक्टिंग जो रिसेप्टर पे डायरेक्ट तो काम नहीं करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं नॉर एड्रेनलिन का लेवल को ऊपर नीचे करके, एपिनेफ्रिन को लेवल को ऊपर नीचे करके सिंपैथेटो एक्शन दिखाएगी, हाँ, सिंपैथेटिक एक्शन दिखाएगी। अब साहब पहली जो दवा थी वो कहीं ना कहीं हमने क्या बताया कि साहब एक तो डिस्प्लेसमेंट के मेथड पे काम करती है और एक इनहिबिट करती है रीअपटेक ऑफ नॉर एड्रेनलिन या आपका न्यूरोट्रांसमीटर, तो उसके रीअपटेक को इनहिबिट किया जाता है। आपने कोकेन और TCA, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट पढ़ी वहाँ पे। इधर आ जाते हैं आपका टायरामाइन हो गया, इफेंड्रिन हो गया, स्यूडोफेंड्रिन हो गया, एम्फेटामाइन हो गया, ठीक है, और मेथिलफेनिडेट हो गया। ये कुछ दवाइयाँ आपने इनडायरेक्ट में पढ़ ली है। तो आइए अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, हमारा आज का जो मेन टॉपिक होने वाला है, डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग। क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग, डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग, डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग। हम क्या पढ़ेंगे, डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग पढ़ेंगे। अगर मैं डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग की बात करूँ तो जो सबसे पहले आपको बताना वो है कैटेकोलामाइन, केटा या केटे कोलामाइन। दूसरी जो आपको बताना नॉन नॉन केटे केटे कोलामाइन। तो डायरेक्ट एक्टिंग दवा को हमने कितने भागों में बांट लिया, डायरेक्ट एक्टिंग दवा को हमने 2 भागों में बांट लिया। कितने भागों में बांट लिया, 2 भागों में बांट लिया। और सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे कैटाकोलामाइन। अगर कैटाकोलामाइन की बात करूँ, कैटाकोलामाइन की बात करूँ तो ये कैटाकोलामाइन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जो अपनी बॉडी के अंदर बनते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, एंडोजीनस। क्या बोलते हैं, एंडोजीनस, एंडोजीनस। और एक जो हम बाहर से देते हैं, एक्सोजीनस, एक्सोजीनस। अगर मैं आपके एंडोजीनस की बात करूं, हम किसकी बात कर लेते हैं, सबसे पहले एंडोजीनस की, उसके बाद में हम एक्सोजीनस की बात करेंगे। एड्रीनलिन आपकी बॉडी में बनता है, एड्रीनलिन, एड्रीनलिन, नोर एड्रीनलिन, नोर एड्रीनलिन, डोपामाइन। तो ये क्या है, कुछ कैटेकोलामाइन है जो कि हमारी बॉडी में बनते हैं, ठीक है, ये डायरेक्ट एक्ट करने वाले हैं। एक्सोजीनस की बात कर लेते हैं, डोबुटामाइन, 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 आइसोप्रेनलिन, आइसोप्रेनालिन, आइसोप्रेनालिन, फिनोल डोपा, फिनोल डोपाम, फिनोल डोपाम।
तो जो हमारी बॉडी में बनते हैं एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन, डोपामाइन, ठीक है, डोबुटामाइन, आइसोप्रेनालिन, फिनोल डोपामाइन, ठीक है। तो ये कुछ हमने क्या पढ़ी, आपके एक्सोजीनस और एंडोजीनस। इन छह के बारे में हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? डोपामाइन से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? डोपामाइन। डोपामाइन से स्टार्ट करेंगे। अगर मैं डोपामाइन की बात करूं, अगर मैं डोपामाइन की बात करूं, जनरली क्या होता है, जो डोपामाइन काम करता है वो D1 रिसेप्टर पे काम करता है, बीटा 1 रिसेप्टर पे काम करता है और अल्फा 1 रिसेप्टर पे काम करता है। अगर मैं डोपामाइन, अगर ये आपका जो सीक्वेंस है इसमें याद रखना, अगर मैं डोपामाइन की कम मात्रा देता हूं तो आपका D1 स्टिमुलेट होगा, डोपामाइन की मात्रा को अगर बढ़ाता हूं तो बीटा 1 स्टिमुलेट होगा, और डोपामाइन की मात्रा को और ज़्यादा बढ़ाता हूं तो आपका अल्फा 1 भी स्टिमुलेट होने वाला है। आपको याद होगा, अगर मैं जैसे, अगर जो दवा की मात्रा है वो मैं अगर 2 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट पर मिनट अगर मैं देता हूँ डोपामाइन की मात्रा, तो ये कहीं ना कहीं D1 को स्टिमुलेट करेगा। आपको ये डेटा याद नहीं करना है, ये केवल आपकी थ्योरी को कंप्लीट करने के लिए है। और अगर मैं यहाँ पे जो दवा की मात्रा है, जो दवा की मात्रा है वो 2 से 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट अगर देता हूँ तो कहीं ना कहीं बीटा 1 स्टिमुलेट होगा। अगर मैं 10 माइक्रोग्राम से ज़्यादा की दवा देता हूँ, है ना, तो उस कंडीशन में आपका अल्फा 1 भी क्या होएगा, स्टिमुलेट होएगा। अब साहब यहाँ पे हम कुछ बातें करेंगे आपको। हम क्या पढ़ चुके हैं अब तक? अब तक हम ये पढ़ चुके हैं, अगर अल्फा 1 स्टिमुलेट होएगा, तो अल्फा 1 स्टिमुलेट होएगा तो क्या होएगा, ये ब्लड वेसल्स पे होता है। कहाँ पे होता है? ब्लड वेसल्स पे। और वहां पे क्या काम करता है, ये वेसो कॉन्ट्रेक्शन करवाता है आंखों पे भी होता है आपका, ठीक है। आपका प्रोस्टेटिक जो यूरेथ्रा होता है वहां पर भी कहीं ना कहीं ये पाया जाता है आपका अल्फा 1। लेकिन जनरली हम अभी आपके ब्लड वेसल्स की बात करेंगे। अल्फा 1 ब्लड वेसल्स पे क्या काम करता है? ब्लड वेसल्स पे वेसो कॉन्ट्रेक्शन करवाता है। याद करिए, मैंने आपको एक बात दिखाई थी कि ABCD, क्या लिखाया था? ABCD, ABCD। अल्फा 1 कॉन्ट्रेक्शन करवाता है, बीटा 2 आपका क्या करवाता है? डायलेशन करवाता है। आपको ये बातें याद हैं? हाँ, आपको ये बातें याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने अल्फा 1, आपका बीटा 2 रिसेप्टर की बात की, ठीक है, ओके। अब हम क्या बात करते हैं, हम बीटा 1 की बात कर लेते हैं। जो बीटा 1 रिसेप्टर है, जो बीटा 1 रिसेप्टर है, ये कहाँ पे पाया जाता है साहब? ये हार्ट पे पाया जाता है। ये बातें मैं पहले लिखवा चुका हूँ। और कहाँ पाया जाता है? किडनी पे, ठीक है। हार्ट पे क्या काम करता है? हार्ट पे क्या काम करता है? ये हार्ट पे हार्ट रेट को इंक्रीज करने का काम करता है, हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करता है। लेकिन अब तक हमने कहीं भी D1 रिसेप्टर की बात नहीं करी है, या अब तक हमने कहीं पर भी D1 रिसेप्टर की बात नहीं करी है। अगर मैं जनरली बात करूँ किसकी, मैं जनरली अगर D1 रिसेप्टर की बात करता हूँ, तो ये क्या करती है, जो कंप्लीट ब्लड, आपकी जो बॉडी में जो ब्लड वेसल्स होती है, पूरी बॉडी में जितनी भी ब्लड वेसल्स होती है वो सबको डायलेट करता है। मगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि फाउंड ऑल ब्लड वेसल्स, वेसल्स ऑफ बॉडी, इनको क्या करता है ये? वेसो डायलेट करता है। इनमें क्या करवाता है? वेसो डायलेशन। यहाँ पे क्या करवाता है? वेसो डायलेशन करवाता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात, जो डोपामिन रिसेप्टर होते हैं, जो D1 रिसेप्टर मैक्सिमम प्रेजेंट होते हैं पूरी बॉडी में, इसने क्या करवा दिया? इसमें पूरी बॉडी में वेसो डायलेशन करवा दिया। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, मैक्सिमम, मैक्सिमम आपका कहाँ प्रेजेंट होता है? मैक्सिमम, मैक्सिमम प्रेजेंट, मैक्सिमम प्रेजेंट इन रीनल, रीनल वेसल्स। आपका डोपामाइन की हम बात कर रहे हैं। डोपामाइन कहाँ कहाँ काम करता है? D1 पे काम करता है, बीटा 1 पे काम करता है, अल्फा 1 पे काम करता है। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले किसकी, डोपामाइन की, कम डोज दी, आपका D1 एक्टिवेट होएगा। थोड़ी डोज और बढ़ाई, बीटा 1 एक्टिवेट होगा। उसकी बाद थोड़ी डोज और बढ़ाई तो आपका अल्फा 1 भी क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आएगा? ओके। अब साहब, एक मरीज था,
किसका मरीज था? कंजेस्टिव हार्ट फेलर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का मरीज है, हमारा काम क्या है कि इस मरीज को फायदा मिले। फायदा कैसे मिलेगा? हमें फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा। तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन याद करिए, जब हमने हमने किसकी बात करी थी? हमने बीटा वन रिसेप्टर की बात करी थी। ये कहाँ पे होता है? हार्ट पे होता है। कहाँ पे होता है? हार्ट पे होता है। और हार्ट पे ये क्या करता है? हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। लेकिन एक बात मैंने वहां पे और लिखाई थी कि ये हार्ट रेट को इंक्रीज करने के साथ साथ कॉन्ट्रेक्शन या फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन को भी क्या करता है? इंक्रीज करता है। यानी ये कहीं ना कहीं बीटा वन को स्टिमुलेट करके, ये डोपामाइन आपका बीटा वन को स्टिमुलेट करके आपका कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाले मरीज को फायदा देने वाला है। तो क्या मैं डोपामाइन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाले मरीज को दे सकता हूँ? हाँ, मैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाले मरीज को डोपामाइन दे सकता हूँ। यहाँ तक आपको समझ में आया? ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और मैं डोपामाइन कहाँ दे सकता हूँ? एक पेशेंट है शोक का। शोक का मतलब क्या होता है? शोक का मतलब क्या होता है? शोक का मतलब होता है कि उसका बीपी जो है वो कम हो गया है। ऐसा इसको शोक का मतलब होता है। ये क्या होता है? मतलब है। तो मरीज को क्या हुआ? शोक हुआ है। शोक लगा है। शोक लगना अलग चीज था, शोक में चला गया मरीज। मरीज का जो बीपी हो गया बहुत कम हो गया। उस कंडीशन में मरीज का बीपी कम हो गया, ब्रेन को कम ब्लड जाएगा। ठीक है, तो ब्रेन को कम ब्लड जाएगा तो पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा? शोक की कंडीशन देखने को मिलेगा। आपने क्या दिया इस मरीज को? डोपामाइन। आपने मरीज को क्या दिया? डोपामाइन। डोपामाइन की क्या दी साहब? हाई डोज दी। क्या दी? हाई डोज दी। यहाँ पे मैंने हाई डोज क्यों बोला? बताओ, हाई डोज क्यों बोला? मैंने हाई डोज इसीलिए बोला क्योंकि मुझे पता है कि मैं डी वन को स्टिमुलेट करूंगा, बीटा वन को स्टिमुलेट करूंगा, और अगर मुझे शॉक वाले मरीज को देना है तो मुझे अल्फा वन को स्टिमुलेट करना पड़ेगा। ब्लड वेसल्स में कॉन्ट्रेक्शन करवाना पड़ेगा, और ब्लड वेसल्स में कॉन्ट्रेक्शन करवा के बीपी को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? मैंने हाई डोज दी किसकी? डोपामाइन की। ये डोपामाइन की हाई डोज ने क्या किया? इसने आपके अल्फा वन को स्टिमुलेट किया। और अगर अल्फा वन को स्टिमुलेट करेगी तो इससे क्या होगी? ब्लड वेसल्स, इनमें क्या देखने को मिलेगा? कॉन्स्ट्रक्शन। और अगर ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रक्शन हो जाएगा उनमें, कहीं ना कहीं बीपी को क्या मिलेगा? बीपी इंक्रीज होएगा। बीपी इंक्रीज होने वाला है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आएगा? यहाँ पे हमने क्या दिया? डोपामिन का हाई डोज दिया था। आइए हम कुछ बात करते हैं जनरली। अब एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं केवल डोपामिन की। हमने पहली बात कर रहे, हमने कुछ दवाइयाँ पढ़ी थी, 6 दवाइयाँ पढ़ी थी, उनमें से हमने डोपामिन स्टार्ट किया है और अभी तक हम डोपामिन के बारे में ही पढ़ने आ रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं आपका डोपामिन कहाँ कहाँ काम करता है। साहब डी वन पे काम करता है, बीटा वन पे काम करता है, और अल्फा वन पे काम करता है। यहाँ पे डोपामिन काम करता है। अगर मैं यहाँ बात करूँ कम डोज के लिए तो यहाँ क्या चाहिए? लो डोज। और यहाँ पे क्या चाहिए? हाई डोज। ठीक है, ये चीज़ें आपको बता दी मैंने। अगर मैं डी वन को स्टिमुलेट करता हूँ, डी वन मैक्सिमम कहाँ पाया जाता है? मैक्सिमम मैक्सिमम कहाँ पाया जाता है? साफ रीनल। कहाँ पाया जाता है? रीनल ब्लड वेसल्स पे। रीनल ब्लड वेसल्स पे। ठीक है, और वहां पे काम क्या करता है? वेसो डायलेशन। तो एक चीज बताओ, जब रीनल ब्लड वेसल्स डायलेट होगी तो वहां ब्लड सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी? वहां ब्लड सप्लाई बढ़ने वाली है। अगर वहां ब्लड सप्लाई बढ़ने वाली है तो जो GFR है वो कम होएगा या ज़्यादा होएगा? अब ज़्यादा होएगा। GFR बढ़ चुका है। अगर किसी पेशेंट को ओलिगोयूरिया हो तो क्या उसमें फ़ायदा मिलेगा? हाँ, क्योंकि ब्लड वेसल्स पिलेगा, GFR इंक्रीज होगा, तो ओलिगोयूरिया जो था वो अब ठीक होने वाला है। तो ट्रीट होगा, क्या होगा? ट्रीटमेंट होगा किसका? ओलिगोयूरिया का।
ट्रीट ओलिगोयूरिया, ओलिगोयूरिया। ओके। अगर मैं किसकी बात करूं, बीटा, अगर मैं बात करूं आपके बीटा, सॉरी, अल्फा 1 रिसेप्टर की। अल्फा 1 रिसेप्टर क्या करता है, वेसो कॉन्स्ट्रक्शन, वेसो कॉन्स्ट्रक्शन करवाता है, ब्लड वेसल्स में कॉन्स्ट्रक्शन करवाता है। अगर ब्लड वेसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये क्या करेगा, बीपी इंक्रीज करेगा। फायदा मिलेगा, कहाँ फायदा मिलेगा, शॉक की कंडीशन में फायदा मिलेगा, मतलब ट्रीट करेगा, ट्रीट शॉक। अगर कोई ऐसा मरीज है जिसको क्या हुआ है, शॉक हुआ है, और शॉक के साथ ओलिगोयूरिया है, तो उस कंडीशन में जो आपका डोपामाइन है क्या है, इफेक्टिव है। डोपामाइन क्या है, इफेक्टिव है। मैं ये बोलूंगा कि साहब ड्रग ऑफ चॉइस होने वाला है, समझ में आई, ड्रग ऑफ चॉइस होने वाला है। तो हमने डोपामाइन की बात कर ली, जो कि हमारी बॉडी में ही बनता है, एंडोजीनस होता है। एक जो दवाई है एक्सोजीनस वाली, हम उसको पहले पढ़ लेते हैं। दूसरी दवा डोबूटामाइन, ऐसा दिख रहा है जैसे डोपामाइन की जैसी ही दवा है डोबूटामाइन। तो आइए हम दूसरी दवा की बात करते हैं, डोबूटामाइन। डोबूटामाइन, डोबूटामाइन दवा की बात करें। अगर मैं डोबूटामाइन की बात करूं तो ये केवल और केवल बीटा 1 रिसेप्टर को ही स्टिमुलेट करती है। मैं लिख लूँ इस बात को, मैं इसको लिख लेता हूँ, मेनली, मेनली बोल रहा हूँ ना, ओनली नहीं, मेनली एक्ट एक्ट ऑन बीटा 1 रिसेप्टर। इसने मेनली कहाँ काम किया, बीटा 1 रिसेप्टर पे काम किया। ठीक है, अगर मैं बीटा 1 रिसेप्टर की कहानी याद करूँ तो कहाँ पाया जाता है साहब, हार्ट पे होता है। हार्ट पे क्या काम करता है, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। और क्या काम करता है, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, और कहीं ना कहीं जो पेशेंट है उसमें कॉन्ट्रैक्टिलिटी, यानी कॉन्ट्रैक्शन, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है, इंक्रीज करता है, कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने वाला, जिसको कंजस्टिव हार्ट फेलियर में हम देते हैं। मतलब अगर मैं डोबूटामाइन की बात करूँ, ये बीटा 1 को ही स्टिमुलेट करता है, तो मैं केवल और केवल इसको यूज करूंगा कहाँ पे, CHF में, यूज इन CHF, कंजस्टिव हार्ट फेलियर वाले मरीज में। तो ये डोबूटामाइन का काम हो गया जनरली। तीसरी दवा की हम बात करते, तीसरी दवा की हम क्या करते, बात करते, फिनोल डोपाम, फेनोल डोपाम, फिनोल डोपाम की हम क्या करें, बात कर रहे हैं। अगर फिनोल डोपाम की मैं बात करूंगा तो इसके बारे में मुझे एक बात पता है कि ये केवल काम करता, ओनली, ओनली वर्क ऑन D1 रिसेप्टर। और अगर ये D1 रिसेप्टर पे काम करेगा, या D1 को स्टिमुलेट करेगा, तो इसके स्टिमुलेशन से क्या होएगा, बताओ, D1 कहाँ होता है, मेनली ब्लड वेसल्स पे होता है। वहाँ काम क्या करता है, वेसो डायलेशन करवाता है। तो ये क्या करेगा, वेसो डायलेशन कोच करेगा। और ये मेनली 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 वेसो डायलेशन किया इसने। इसने क्या किया, ब्लड वेसल्स का वेसो डायलेशन किया, तो बीपी को कम किया या ज़्यादा किया, बीपी को कम किया। अगर किसी को हाइपरटेंशन हो तो इमरजेंसी में हम फिनोल डोपाम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये D1 को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। और D1 कहाँ होता है, ब्लड वेसल्स पे होता है। और ब्लड वेसल्स पे D1 अगर काम करेगा तो वेसो डायलेशन देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख लूँ कि यूज, यूज इन हाइपरटेंसिव, हाइपरटेंशन इमरजेंसी, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में हम क्या करेंगे, इसका यूज करने वाले किसकी बात करें, फिनोल डोपाम। हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने डोबूटामाइन पढ़ा। डोबूटामाइन कहाँ काम करता है, D1, बीटा 1, अल्फा 1। फिर दूसरा हमने क्या पढ़ा, बोलिए फटाफट,
डोपामाइन पढ़ा, अब डोबूटामाइन पढ़ेंगे। डोबूटामाइन कहाँ काम करता है? केवल बीटा वन पे काम करता है। आपका फिनोल डोपाम कहाँ काम करता है? केवल डी वन पे काम करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई। अभी तीन और है, जिसमें से एक आपका इनडायरेक्ट एक्टिंग और एक डायरेक्ट एक्टिंग। समझ में आ रहा है? तो हम ये क्या सॉरी, एक तो आपका एंडोजीनस है दो, और एक एक्सोजीनस है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इनके बारे में। एंडोजीनस, हम जनरली यहाँ देख पा रहे हैं कि हमने किस किस को छोड़ दिया। हमने एड्रेनलिन को छोड़ दिया, एक हमने नॉर एड्रेनलिन को छोड़ दिया, और एक आइसोप्रेनालिन, 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 इनको हमने छोड़ दिया। अगर मैं इन तीनों दवाइयों की बात करूं, जिसमें ये दो क्या है आपका एंडोजीनस, और ये क्या है आपका एक्सोजीनस, जो हम बाहर से देते हैं। अगर मैं बात करूँ किसकी, हम एल्फ एड्रेनलिन की बात करें, तो ये आपका सारे रिसेप्टर पे काम करता है, अल्फा वन, अल्फा टू, बीटा वन, बीटा टू। नोर एड्रेनलिन की बात करूँ तो ये आपका अल्फा वन, अल्फा टू और बीटा वन पे काम करता है। आइसोप्रेनिलिन केवल बीटा पे काम करता है, मतलब बीटा वन पे काम करेगा और बीटा टू पे काम करने वाला है। यहाँ तक समझ में आई? यहाँ तक हम आपके सामने पूरा पढ़ चुके हैं। आइए हम चलते आगे। आपको एक महत्वपूर्ण बात मैं बता देता हूँ। महत्वपूर्ण बात क्या है कि साहब, आपको पता है, क्या पता है, सिस्टोलिक बीपी, जो सिस्टोलिक बीपी होता है ये किस बात पे निर्भर करता है? जो हार्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, और वो कॉन्ट्रेक्शन पे ही आपका सिस्टोलिक बीपी निर्भर करता है। मतलब मैं यहाँ लिख लूँ कि जो सिस्टोलिक बीपी है ना, कॉन्ट्रेक्शन डिपेंड ऑन कॉन्ट्रेक्शन, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ हार्ट। और आप लोग बताइए, जो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन है वो कौन सा रिसेप्टर की वजह से होता है, कौन सा रिसेप्टर स्टिमुलेट होता है उसकी वजह से होता है? आप बोलेंगे साहब कि जो बीटा वन रिसेप्टर है, इसके स्टिमुलेशन से हार्ट रेट और हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन कहीं ना कहीं बढ़ता है। ओके, चलो लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि डायस्टोलिक बीपी, डायस्टोलिक बीपी किस बात पे निर्भर करता है? ठीक है, जो पेरीफेरल पेरीफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस जो होता है, ठीक है, पेरीफेरल पेरीफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस, ठीक है, पेरीफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस पे क्या करता है आपका डायस्टोलिक बीपी निर्भर करता है। तो आइए एक बात मुझे और बताइए, याद करिए वो दिन जब मैं आपको बोल रहा था ए बी सी डी की बात बोलते थे, A B C D। अगर मैं बात करूँ अल्फा वन तो क्या कराता वो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। याद है आपको ये बात? और अगर मैं बीटा टू की बात करूंगा तो ये क्या करवाती है, डायलेशन। मतलब जो ब्लड वेसल्स होती है उनके अंदर अगर कॉन्स्ट्रिक्शन की बात करें तो अल्फा वन करवाता है, और अगर डायलेशन की बात करें तो बीटा टू करवाता है। मतलब ये हो गया कि जो पेरीफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस है वो अल्फा वन और आपका बीटा टू पर डिपेंड करने वाला है। यहाँ तक समझ में आई? ये दो बातें मैं भी आपको समझाऊंगा कि मैं क्यों समझा रहा हूँ। कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे हम यहाँ पे, कुछ महत्वपूर्ण सारणी बनाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार देख लेता हूँ कि एड्रेनलिन, एड्रेनलिन की बात करते हैं, इसको थोड़ा उठाते हैं और साइड में रख लेते हैं। ओके, एक होता है आपका नोर एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन, और यहीं पे हम आइसो प्रेनाला प्रेनालिन, ठीक है। ये तीनों कंपोनेंट की हम बात करेंगे, वन बाय वन इनकी बात करेंगे, हम एक सारणी बनाएंगे। जनरली हम बात करते हैं किसकी, हम एडीआर की बात करते हैं, नॉन एडीआर की बात करें, आइसोप्रेनालिन की बात करते हैं। रिसेप्टर की बात करते हैं तो ये आपके अल्फा वन, अल्फा टू, बीटा वन और बीटा टू पे काम करता है। नोर एड्रेनलिन आपका अल्फा वन, अल्फा टू और बीटा वन पे काम करता है। आइसोप्रेनालिन ये कहीं ना कहीं बीटा वन पे ही काम करता है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कि बीटा वन बीटा टू पे काम करता है। यहाँ तक आपको समझ में आया? अब साहब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल में सबसे पहले हम बीपी की बात करेंगे।
किसकी बात करेंगे? बीपी की बात करेंगे। और बीपी दो प्रकार का होता है जो भी मैं आपको बता चुका हूँ। कौन कौन सा वाला बीपी? पहला जो बीपी होता है वो सिस्टोलिक बीपी होने वाला है। दूसरा जो बीपी होता है वो डायस्टोलिक बीपी होने वाला है। आप ध्यान से मुझे बताइए, अगर मैं किसी मरीज को जिसको एड्रेनलिन अगर देता हूं तो सिस्टोलिक बीपी कम होएगा या ज़्यादा होएगा? आप सभी को पता है जो सिस्टोलिक बीपी होता है वो किस पे काम करता है? वो कॉन्ट्रेक्शन फोर्स पे काम करता है। कॉन्ट्रेक्शन फोर्स कौन से रिसेप्टर की वजह से होता है साहब? अगर बीटा वन स्टिमुलेट होता है तो देखो यहाँ पर बीटा वन है, ठीक है, यहाँ पे बीटा वन है, यहाँ पे बीटा वन है, यहाँ पे बीटा वन है। अगर मैं इन तीनों में से कुछ भी दूं तो कहीं ना कहीं सिस्टोलिक बीपी इंक्रीज होएगा। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कि साहब सिस्टोलिक बीपी यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है, यहाँ भी सिस्टोलिक बीपी इंक्रीज हो रहा है, यहाँ भी सिस्टोलिक बीपी इंक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि तीनों कंडीशन के अंदर बीटा वन को स्टिमुलेट किया जा रहा है। अब साहब हम अभी फिर से बात करते हैं डायस्टोलिक बीपी की। याद करिए डायस्टोलिक बीपी दो रिसेप्टर होते हैं, अल्फा वन और बीटा टू रिसेप्टर। अल्फा वन क्या करता है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, उससे क्या होता है? बीपी बढ़ता है। और आपका बीटा टू क्या करता है? ये वेसो डायलेशन करवाता है। वेसो डायलेशन करवा तो क्या होता है? बीपी कम होगा ज्यादा होगा? साहब बीपी कम होगा। एक बीपी कम करता है, एक बीपी ज्यादा करता है। अल्फा वन ज्यादा करता है और बीटा टू कम करता है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, पहला जो है यहाँ पे अल्फा वन ज्यादा करवाने वाला है, बीटा टू कम करवाने वाला है। एक बढ़ा रहा है, एक कम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो एड्रेनलिन देने पे आपके डायस्टोलिक बीपी पे कोई भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहां तक समझ में आई? अब हम बात करते हैं नोर एड्रेनलिन की। नोर एड्रेनलिन की यहाँ पे आप देखिए बीटा टू रिसेप्टर नहीं है। नोर एड्रेनलिन बीटा टू रिसेप्टर पे कुछ भी काम नहीं करता है। तो हम यहाँ क्या देख सकते हैं? हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि अगर हम नोर एड्रेनलिन देते हैं तो ये केवल और केवल बीपी को बढ़ाएगा। क्या करेगा? बीपी को बढ़ाएगा। कौन सा वाला बीपी? डायस्टोलिक बीपी को बढ़ाने वाला है। अल्फा वन की वजह से डायस्टोलिक बीपी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे बीटा टू नहीं हो रहा है, नहीं है। जब कोई रिसेप्टर नहीं है तो उसकी कमी से भी तो कोई प्रभाव पड़ता होगा, क्योंकि बीटा टू होता तो बीपी क्या हो जाता? कम हो जाता। लेकिन बीटा टू नहीं है, इसलिए बीपी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ये तो अल्फा वन की तरफ से बढ़ा और ये बीटा टू की कमी से भी बीपी बढ़ा। समझ में आ रहा है? एक बीपी किस प्रकार से बढ़ा? क्योंकि अल्फा वन था। एक बीटा टू की कमी से बीपी बढ़ गया, मतलब बीटा टू नहीं है इसलिए बढ़ा। समझ में आ रही है? ओके। दूसरा हम देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे आइसोप्रेनालिन। आइसोप्रेनालिन में बीपी कम करने वाला तो है, बीपी को कम करने वाला है बीटा टू, बीपी को कम करेगा। लेकिन यहाँ पे अल्फा वन नहीं है। अल्फा वन की वजह से क्या होएगा? अल्फा वन की वजह से कहीं ना कहीं बीपी कम होएगा, क्योंकि अल्फा वन होता तो बीपी बढ़ता। लेकिन अल्फा वन नहीं है इसलिए बीपी कम हो रहा है। और बीटा की टू की वजह से हमें पता ही है क्या होता है? बीटा टू की वजह से बीपी कम होता है। ये डायस्टोलिक बीपी के साथ हुआ है। यहां तक आप लोगों को समझ में आया? ओके। हम नेक्स्ट देखते हैं, एक और सॉन्ड ड्रॉ करते हैं। इसके आगे हम हार्ट रेट की बात करेंगे। हार्ट रेट की हम बात करते हैं। हार्ट रेट की सबसे पहले बात करेंगे डायरेक्ट। डायरेक्ट किस प्रकार काम करता है और इनडायरेक्ट किस प्रकार काम करता है? आप लोग बताएं डायरेक्ट से मेरा मतलब क्या होने वाला? डायरेक्ट से मेरा मतलब होने वाला कि साहब जो भी बीटा वन पे काम करेगा। बीटा वन करता क्या था? बीटा वन हार्ट रेट को बढ़ाता है। मैं बता के आ चुका हूं कि बीटा वन से हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है और हार्ट रेट बढ़ने वाला है। अब साहब मुझे ये बताइए, बीटा वन यहाँ पे है, ये बीटा वन है, मतलब आपका हार्ट रेट बढ़ेगा या घटेगा? साहब यहाँ पे हार्ट रेट बढ़ने वाला है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पर भी बीटा वन है, यहाँ पर भी हार्ट रेट बढ़ने वाला है, यहाँ पर भी बीटा वन है, हार्ट रेट बढ़ने वाला है। ये क्या है? डायरेक्ट। मैं पहले आपको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ा के आया था, सिंपैथेटिक में आपको पढ़ा रहा हूँ इस समय। आपको मैंने यही बोला था कि जब डायरेक्ट की हम बात करते हैं तो डायरेक्ट के अंदर जो रिसेप्टर है उस पर डायरेक्ट एक्ट किया जाता है दवाई का। तो यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है, बीटा वन स्टिमुलेट हो रहा है और हार्ट रेट बढ़ रहा है। हार्ट रेट बढ़ रहा है डायस्टोलिक में। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कैसे? मतलब यहाँ पे रिसेप्टर का कोई रोल नहीं होगा। फिर क्या होगा? रिसेप्टर का तो कोई रोल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे मेरे साथियों, मेरे वीरों, मेरे दोस्तों, यहाँ पे इनडायरेक्ट रूप से बीपी को घटाया बढ़ाया जाएगा। अगर यहाँ पे इनडायरेक्ट रूप से कैसे? जैसे मान के चलो मैं आपके सामने ये कहूँ कि साहब एक बंदा है, उसमें क्या हो रहा है? उसमें बीपी किस प्रकार से बढ़ रहा है? इनडायरेक्ट। जैसे उदाहरण के लिए मैं बात करता हूँ कैसे। यहाँ पे क्या है? एक ब्लड वेसल्स है। क्या यहाँ पे ब्लड वेसल्स है? आप सभी को पता है ब्लड वेसल्स के अंदर क्या पाया जाता है? ब्लड वेसल्स के अंदर कुछ रिसेप्टर पाए जाते हैं जिनका नाम क्या होता है? बेरो रिसेप्टर। ये बेरो रिसेप्टर क्या करते हैं? बेरो रिसेप्टर
आपके जो ब्लड वेसल्स है उसमें कौन सा वाला बीपी, डायस्टोलिक बीपी। डायस्टोलिक बीपी को क्या करते हैं, देखते हैं, डायस्टोलिक बीपी को देखते हैं, और डायस्टोलिक बीपी ज्यादा कम होता है उसके प्रकार, उसके हिसाब से रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू हार्ट रेट को कम या ज्यादा करते हैं। अब साहब यहाँ पे एक चीज बताइए, अगर डायस्टोलिक बीपी में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं है तो हार्ट रेट कम होगा या बढ़ेगा। साहब हार्ट रेट ना तो कम होगा ना बढ़ेगा, नो चेंज, नो चेंज। ठीक है। अगर मैं किसकी बात करूं, अगर मैं डायस्टोलिक बीपी की बात करूं, और ये डायस्टोलिक बीपी क्या हो रहा है, डायस्टोलिक बीपी बढ़ रहा है, डायस्टोलिक बीपी बढ़ रहा है। ठीक है। ये बात किसको पता चली, ये बात बैरो रिसेप्टर को पता चली। बैरो रिसेप्टर ने ये बात किसको बोली, ये सीएनएस को बोली ये बात। अगर ये बात सीएनएस को बोली, सीएनएस ने किसको एक्टिव किया, सीएस ने पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट किया। पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम था, याद करिए आपने, उसमें आपने देखा था कि हार्ट रेट कम हो जाती है। तो जब डायस्टोलिक बीपी बढ़ता है तो हार्ट रेट कम हो जाती है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। आपने फिर से देखा कि साथ डायस्टोलिक बीपी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये बात किसको पता चल गई, ये बात आपके बैरो रिसेप्टर को पता चल गई। फिर ये बैरो रिसेप्टर से सीएनएस के पास बात की। सीएनएस ने क्या करा, सीएनएस ने आपने पैरासिम्पैथेटिक को बोला कि भाई साहब आपका जो डायस्टोलिक बीपी है वो कम हो चुका है। तो सिंपैथेटिक ने क्या करा, हार्ट रेट इंक्रीज कर दिया, हार्ट रेट इंक्रीज कर दिया। ठीक है। ओके, तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि अगर डायस्टोलिक बीपी बढ़ता है तो रिफ्लेक्स की वजह से हार्ट रेट कम होता है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये डायस्टोलिक बीपी में नो चेंज था, तो आपका जो इनडायरेक्ट हार्ट रेट था वो कम होगा ज्यादा होगा, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे डायस्टोलिक बीपी बढ़ रहा है तो हार्ट रेट कम होगा या ज्यादा होगा, हार्ट रेट कम होने वाला है। यहाँ पे डायस्टोलिक बीपी कम हो रहा तो हार्ट रेट बढ़ेगा या घटेगा, हार्ट रेट बढ़ेगा। ये कैसे हो रहा है, ये इनडायरेक्ट मेथड से हो रहा है। इनडायरेक्ट मेथड से हो क्या रहा है सब, इनडायरेक्ट मेथड से आपका जो ब्लड वेसल्स है उसमें जो बेरो रिसेप्टर है वो क्या करते हैं, डायस्टोलिक बीपी को अनुभव कर पाते हैं। वो ये देख लेते हैं कि डायस्टोलिक बीपी कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, उसके हिसाब से सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होता है और आपका हार्ट रेट कंट्रोल होता है। अब आपने ये देखा कि किसी किसी कंडीशन में हार्ट रेट बढ़ रहा है, किसी किसी कंडीशन में हार्ट रेट चेंज नहीं हो रहा है, कहीं ज्यादा कहीं कम। तो हमेशा ओवरऑल बताओ, ओवरऑल हार्ट रेट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब अगर मैं ओवरऑल देखूं तो हार्ट रेट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आप मुझे ये पूछ सकते हो कि सर मैंने एक पेशेंट को एड्रेनलिन दिया तो हार्ट रेट पे क्या होएगा, नोर एड्रेनलिन दिया तो हार्ट रेट पे क्या होएगा, आइसोप्रेनालिन दिया तो आपके हार्ट रेट पे क्या होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सिस्टोलिक बीपी इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे हार्ट रेट बढ़ रहा है। हार्ट रेट को कम करने वाला कोई भी कंपोनेंट नहीं है, तो यहाँ पे आप साफ देख सकते हो कि जब भी आप एड्रेनलिन देंगे हार्ट रेट बढ़ने वाला है। यहाँ पे देखिए, यहाँ बीटा 1 की वजह से हार्ट रेट बढ़ रहा था लेकिन हार्ट रेट कम भी हो रहा है क्योंकि डायस्टोलिक बीपी इंक्रीज हो रहा था। एक बढ़ाने वाला दो घटाने वाले, तो ओवरऑल देख के तो हार्ट रेट कम होता है। कौन सी कंडीशन में, नॉर एड्रेनलिन वाली कंडीशन में। यहां तक आप लोगों को समझ में आया। अब साहब यहाँ पे नीचे बात करते हैं, यहाँ पे हार्ट रेट बढ़ रहा है, यहाँ पर हार्ट रेट भी बढ़ रहा है। तो ओवरऑल देखे तो यहाँ पे जो हार्ट रेट है वो क्या करने वाला है, बढ़ने वाला है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। सर क्या समझाना चाहते हो आप, सर यहाँ पे आप क्या समझाना चाहते हो। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि किसी भी मरीज को आपने क्या दिया, नोर एड्रीनलिन दिया। आपने किसी भी मरीज को नोर एड्रेनलिन दिया, आपने नोर एड्रेनलिन दिया, आप ये देख पा रहे हो कि जब भी नोर एड्रेनलिन देते हैं सिस्टोलिक बीपी की बात करते हैं और डायस्टोलिक बीपी की बात करते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों इंक्रीज होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। देख पा रहे हो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, ये आपका नोर एड्रेनलिन में आपका डायस्टोलिक बीपी है, ये सिस्टोलिक बीपी है, दोनों बीपी इंक्रीज हो रहे हैं। समझ में आया। तो यहाँ पे ये दोनों बीपी इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन लेकिन सर यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि जो हार्ट रेट है वो कम हो रही है। पेशेंट ब्रेडिकार्डिया,
ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिल रहा है। ओके सर, आइसोप्रेनिलिन में हमें कुछ और भी देखने को मिल रहा है। जैसे ही मरीज को हमने क्या दिया, आइसोप्रेनालिन, आइसोप्रेनालिन दिया, सर हमें यहाँ पे कुछ और भी देखने को मिल रहा है। क्या कि सर हार्ट रेट 1 2 3 कारणों से बढ़ रहा है, तो हार्ट रेट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, मैक्सिमम टेकिकार्डिया देखने को मिलता है। मतलब मैं लिख लूँ इस बात को, आप मुझसे सहमत है कि इट कैन कॉज मैक्सिमम टैकी कार्डिया, समझ में, टेकी कार्डिया कॉज करता है। अब आपको एक बात और बता देता हूं, जनरल बात है, आप लोगों को याद होनी चाहिए। जैसे मान के चलो एक पेशेंट है और ये दूसरा पेशेंट है, ये पेशेंट ए हो गया, ये पेशेंट बी हो गया। अगर हमने क्या देखा कि अगर पेशेंट ए की मैं बात करता हूं, हमने क्या किया, पेशेंट ए की बात की, इसमें हमने क्या दिया, नॉर एड्रेनलिन दिए। ये पेशेंट बी है, इसमें भी हमने क्या दिया, नॉर एड्रेनलिन दिया। हमने नॉर एड्रेनलिन दिया, हमें ये पता है कि इसकी वजह से इसमें सिस्टोलिक बीपी भी इंक्रीज हुआ और डायस्टोलिक बीपी भी इंक्रीज हुआ, ठीक है। लेकिन हमने ओवरऑल क्या देखा कि ओवरऑल हार्ट रेट में क्या देखने को मिल रहा था, कमी देखने को मिल रहा था, क्योंकि सिस्टोलिक बीपी इंक्रीज हो रहा है, डायस्टोलिक बीपी इंक्रीज हो रहा है बीटा वन की वजह से। देखो यहाँ पे मैं और बता देता हूँ आपको कि जो बीटा वन है, बीटा वन की वजह से हार्ट रेट कम हो रहा था, सॉरी बढ़ रहा था, और आपका डायस्टोलिक बीपी की वजह से, डायस्टोलिक बीपी की वजह से हार्ट रेट कम हो रहा था, हार्ट रेट कम हो रहा था, ऐसा हमने देखा था। और ओवरऑल हम यहाँ पे ये देख के आए थे कि साहब हार्ट रेट कहीं ना कहीं कम हो रहा है, ये क्या ओवरऑल रिजल्ट हो रहा है। और ये जो आपका बीपी, कौन सा वाला बीपी, ये वाला, ये याद करिए, मैंने अभी बताया था कि साहब अगर डायस्टोलिक बीपी कम होता है तो कौन स्टिमुलेट होता है, सीएनएस स्टिमुलेट होता है। फिर सीएनएस किसको बोलता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम को बोलता है। पैरासिम्पैथेटिक करता है क्या, हार्ट रेट को कम करता है M2 रिसेप्टर की सहायता से। यहां तक समझ में आ गया। अब ये मरीज नॉर्मल है ए, लेकिन ये जो बी मरीज है इसमें क्या होता है, हार्ट का क्या होता है, हार्ट का ट्रांसप्लांट होता है, किसी और का दिल किसी और में लगा दिया गया है। लेकिन वो बात नहीं है, पुराने तार नहीं जुड़े हैं। कौन से वाले तार, जो सीएनएस से तार आते हैं, कहाँ पे आते हैं, आपके हार्ट के पास आते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्व आती है, सिंपैथेटिक नर्व आती है, वो इजीली नहीं जुड़ पाती है। उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो मैकेनिज्म आपको, जिसको कंपनसेटरी मैकेनिज्म अपने बोलते हैं, ये मैकेनिज्म सही से काम नहीं करता है। मतलब ये वाला सिस्टम आपका इस वाले बंदे में काम नहीं करेगा, इस वाले बंदे में काम नहीं करेगा। तो एक बात बताओ, क्या बात बताएंगे आप कि जो बीटा वन स्टूमुलेट हो रहा था उसकी वजह से क्या हो रहा था, हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा था, और इसमें कोई भी कंपनसेटरी मैकेनिज्म नहीं था, कोई भी डायस्टोलिक बीपी अगर बढ़ रहा है तो उसकी वजह से हार्ट रेट कम करने वाला कोई भी नहीं था। मतलब ओवरऑल आपको हार्ट रेट ज्यादा ही देखने को मिलेगी। किसमें ज्यादा देखने को मिलेगी, जो मरीज हार्ट ट्रांसप्लांट का है। यहां तक आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। अब हम एक ड्रॉ करेंगे, हम कुछ बातें ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। साहब कौन सा रिसेप्टर से क्या क्या प्रभाव पड़ता है, अगर मैं बात करूं किसकी, एड्रेनलिन की, एड्रीनलिन, यहां पे मैं लिखते हूं नोर नोर एड्रेनलिन, और यहाँ पे आइसोप्रेनालिन, तीनों तीनों दवाओं की बात करते हैं, आइए तीनों दवाओं की बात करते हैं। आप लोग मुझे बताइएगा, अब आप लोग पढ़ चुके हैं, कि साहब एड्रेनलिन कितने रिसेप्टर पे काम करता है, 4 पे काम करता है, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2। नोर एड्रेनलिन आपका अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 पे काम करता है। आइसोप्रेनलिन केवल बीटा 1 और बीटा 2 पे काम करता है। सॉरी। ओके, तो यहां मुझे एक बात बताइए, बीटा 2 की वजह से क्या होता है, ब्रोंको डायलेशन होता है। क्या होता है, ब्रोंको डायलेशन होता है। अगर मैं अल्फा 1 की बात करूं,
अल्फा वन क्या करता है? अल्फा वन क्या करता है बताइए आप लोग। अल्फा वन कहाँ कहाँ पाया जाता है? अल्फा वन आपके प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा पे पाया जाता है, आंखों पे भी आपका अल्फा वन पाया जाता है, और ब्लड वेसल्स पे भी आपका अल्फा वन पाया जाता है। ब्लड वेसल्स पे काम क्या करता है? वेसो कॉन्ट्रेक्शन, तो बीपी बढ़ाने का काम करेगा। मतलब मैं शोक शोक वाले मरीज में ये आपका दे सकता हूं। बीटा वन क्या करता है? हार्ट रेट बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? हार्ट रेट को बढ़ाता है, और साथ के साथ एक कॉन्ट्रेक्शन भी बढ़ाता है। तो कहाँ दे सकता हूं मैं इसको? CHF, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में इसको दे सकता हूं। आइसोप्रेनालिन में देखो बीटा वन आ गया तो मैं इसको CHF में दे सकता हूं। बीटा टू आ गया, डायलेशन का काम करेगा, ब्रोंको डायलेशन में हम इसको देंगे। यहां तक आप समझ में आया? ओके। तो ये हमने एक छोटा सा ड्रॉ पढ़ लिया आपका, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन और आइसोप्रेनलिन। आइए कुछ महत्वपूर्ण बात करते हैं। आपने क्या देखा? एनाफाइलेक्टिक, एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक आपने देखा किसी मरीज के अंदर, मरीज इमरजेंसी में आया, एनाफाइलेक्टिक शॉक की कंडीशन थी, पेशेंट को क्या लगा है? शोक। पेशेंट शोक में चला गया। शोक का मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है? उसका बीपी क्या हो चुका है? कम हो चुका है। अगर जब भी हम एनाफाइलेक्टिक शोक की बात करते हैं तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या बोलते हैं? हम ये बोलते हैं कि साहब DOC, आप बोलेंगे एड्रेनलिन। क्या बोलेंगे? एड्रेनलिन। एनाफाइलेक्टिक शोक की कंडीशन है, उसमें हमें क्या देखने को मिला? एनाफाइलेक्टिक शोक की कंडीशन में हमने ये देखा कि मरीज को ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में एड्रेनलिन दिया जा रहा है। अब आप लोग मुझे बताइए, याद करिए वो एक टेबल जो मैं आपको बता के आ रहा था, कि जो एड्रेनलिन होता है, जो एड्रेनलिन होता है वो अल्फा वन रिसेप्टर पे काम करता है, ठीक है, अल्फा टू पे काम करता है, बीटा वन पे काम करता है, बीटा टू पे काम करता है। समझ में आया? ये सिस्टोलिक बीपी को इंक्रीज करता है। क्या करता है? सिस्टोलिक बीपी को भी इंक्रीज करता है, ठीक है। और सिस्टोलिक बीपी को इंक्रीज करता है, डायस्टोलिक बीपी पे किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं छोड़ता है, क्योंकि आपका अल्फा वन क्या करता है? बीपी बढ़ाता है, और आपका बीटा टू बीपी कम करता है, तो दोनों बराबर हो गए थे ना। तो डायस्टोलिक बीपी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी सिस्टोलिक बीपी को ये बढ़ा रहा था, डायस्टोलिक बीपी को ये कोई फर्क नहीं है, जीरो इफेक्ट। फिर भी हम यहाँ पे एनाफाइलेटिक शॉक के अंदर एड्रेनलिन देते हैं। लेकिन एक चीज बताइए 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 बताइए, क्या बताइए? देखो यहाँ पे गौर से, एनाफाइलेक्टिक शॉक के अंदर हमने, मैं लिख लेता हूं, वी आर नॉट यूज नॉर एड्रे नॉर एड्रेनलिन। हम यहाँ पे नॉर एड्रेनलिन यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? जबकि मैं बोल के आया हूं कि साहब सिस्टोलिक बीपी को ये भाई साहब बढ़ाएंगे, और डायस्टोलिक बीपी को भी ये कहीं ना कहीं क्या करते? बढ़ाते। नहीं याद आ रहा? देख लो ये सारणी, देख लो ये सारणी अपने आंखों से, ये सारणी देख लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिस्टोलिक भी बढ़ रहा है और डायस्टोलिक भी बढ़ रहा है नोर एड्रेनलिन की सहायता से। तो मुझे एक बात बताओ कि आपने एनाफाइलेक्टिक शॉक के अंदर नोर एड्रेनलिन क्यों नहीं दिया? अरे बोलो तो सही। देखो, मुझे पता है कि जो एडीआर है, जिसको एड्रेनलिन बोलते हैं, वो अल्फा वन पे काम करता है, अल्फा टू पे काम करता है, बीटा वन पे काम करता है, बीटा टू पे काम करता है। आपने एनाफाइलेक्टिक शॉक की बात कही है यहाँ पे, और एनाफाइलेक्टिक शॉक के अंदर बीपी का ही इश्यू नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि वहां बीपी ही कम हो, वहां पे ब्रोंको कॉन्ट्रेक्शन भी देखने को मिलता है, श्वास नली पिचक सकती है, पिचक जाती है, ठीक है। और श्वास नली पिचक गई, उसको खोलना भी तो है। आपको बीटा टू स्टिमुलेट होता है, तो ऐसा होगा कि जो श्वास नली हो बिल्कुल डायलेट होगी। किस कंडीशन में? बीटा टू स्टिमुलेट करने में। एन डी आर तो भाई साहब आपका बीटा टू पे होता ही नहीं है, और बीटा टू पे नहीं होने के कारण आपका एनाफाइलेक्टिक शॉक में नोर एड्रेनलिन हम लोग नहीं देते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आया? अब हम यहाँ पे एनाफाइलेक्टिक शॉक में हम डोज डोज यूज इन एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक में हम क्या करेंगे? डोज का यूज करेंगे।
किसकी बात कर रहे हैं? एडीआर की बात करें। किसकी बात कर रहे हैं? एडीआर की बात करें, एड्रेनलिन की बात कर रहे हैं। एड्रेनलिन किस रूट से देते हैं साहब? आईएम रूट से देते हैं। सबक्यूटेनियस से बेस्ट आईएम रूट होता है। जो दवा देते हैं वो किस रेशियो में हमारे पास आती है? बोलिए फटाफट साहब। 1:1000 हमारे पास आती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि साहब 1 ग्राम जो दवा है वो 1000 ml में होने वाली है। और आप लोग बताइए मुझे, इस 1 ग्राम का मतलब क्या हो गया? 1000 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1000 ml। यानी मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे कि 1 मिलीग्राम जो दवा होती है वो 1 ml में होती है। यहाँ तक समझ में आया? यानी जब आपका एडीआर का जो एम्पूल आप लोगे उसमें ऐसी मात्रा आपको मिलने वाली है। जो दवा का रेशो रहेगा वो रहेगा 1000 और ये किस में यूज करोगे? या आप एनाफाइलेक्टिक शॉक में ही क्या करने वाले? यूज करने वाले हो। ध्यान से सुना, एनाफाइलेक्टिक शॉक में ही यूज करोगे। अब क्या हुआ? अब आपको एक कंडीशन देखने को मिली। कंडीशन, आपको एक कंडीशन देखने को मिली। कंडीशन क्या देखने को मिली? आप इमरजेंसी में काम कर रहे थे। आप इमरजेंसी में काम कर रहे थे। एक मरीज आया जिसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है। कार्डियक अरेस्ट। उसको छाती में दर्द हो रहा है। मरीज ये बोल रहा है कि मुझे छाती में दर्द हो रहा है और मुझे कोई दवा दीजिए, मैं धीरे धीरे मरता जा रहा हूँ। पेशेंट धीरे धीरे अनकॉन्शियस हो गया, अनरेस्पॉन्सिव हो गया। अब आपको कार्डियक अरेस्ट के सारे सिम्टम दिखाई दे रहे हैं। आप उसमें सीपीआर स्टार्ट करोगे, उसमें बेसिक लाइफ सपोर्ट स्टार्ट करोगे। बेसिक लाइफ सपोर्ट स्टार्ट करोगे, उसमें आप सीपीआर दोगे। उस कंडीशन में अगर आप एडीआर दे रहे हो तो आप एडीआर उसको आईवी रूट से दे सकते हैं। आईवी रूट से दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप उस मरीज में एडीआर आईवी रूट से दे रहे हैं तो आपको डाइल्यूट करना पड़ेगा। कितना डाइल्यूट करना पड़ेगा? जो आप एडीआर का रेशियो बोलेगे 1000 रखोगे। सॉरी, 1:10,000 रखने वाले हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वही है कि 1 ग्राम दवा आपके इजुकल है 1/10,000 ml में। यानी 1 मिलीग्राम दवा आप इसको कैलकुलेट करना 10 ml में आपके आने वाली है। सर आपने क्या किया? आपने एक एम्पूल लिया, एम्पूल में भरा, आपने 1 ml का एम्पूल भर लिया और आपने 9 ml उसमें क्या मिला दिया? नॉर्मल सेलाइन मिला दिया। और ऐसा आपने एक सिरिंज 10 ml की सिरिंज में भर के क्या कर दिया? सीपीआर के दौरान मरीज को क्या कर दिया? आईवी रूट से लगा दिया। ठीक है। क्या आप इंट्राओसियस दे सकते हो? हाँ, इंट्राओसियस भी दे सकते हैं। क्या आप एंडोट्रेकियल ट्रेकियल रूट से दे सकते हैं? हम एंडोट्रेकियल रूट से भी दे सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। अभी क्या पढ़ा हमने? हमने ये पढ़ा कि जो आपका पैरासिम्पैथेटिक सॉरी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसमें एडीआर, नॉन एडीआर के एनडीआर, नॉर एड्रेनलिन और आपका आइसोप्रेनलिन, इनके बारे में हम एक स्ट्रक्चर पढ़ के आए, एक सारणी पढ़ के आए। ठीक है। आपका एडीआर, एनडीआर और आपका आइसोप्रेनलिन ये कब कब कैसे कैसे काम करते हैं, कौन सिस्टोलिक बीपी को बढ़ाता है, कौन सिस्टोलिक बीपी को कम करता है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका एक छोटा सा टॉपिक और जो कि काफी महत्वपूर्ण होने वाला आपके लिए, वेसोमोटर रिवर्सल ऑफ डेले। मतलब टॉपिक का नाम लिख लेते, ज्यादा बढ़िया है। क्या टॉपिक का नाम है? वेसोमोटर, वेसोमोटर। अब इस टॉपिक का नाम समझाएंगे आपको। रिवर्सल ऑफ डेले, ये एक वैज्ञानिक थे डेले, उन्होंने इसके बारे में बताया था। आइए क्या है ये चीज? ये बहुत महत्वपूर्ण चीज होने वाली है। अगर आपको इसके बारे में पता है तो मैं तो ये बोलूंगा कि आप बड़े बड़े डॉक्टर को फेल करने वाले हो, क्योंकि आप हमारी एकेडमी से पढ़े हुए हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं किसकी बात करूं? मैं एड्रेनलिन की बात करता हूं। एड्रेनलिन की बात करता हूं। एड्रेनलिन कौन कौन से रिसेप्टर पे काम करता है? अल्फा 1 पे काम करता है, अल्फा 2 पे काम करता है, बीटा 1 पे काम करता है, बीटा 2 पे काम करता है। इन रिसेप्टर पे आपका कौन काम करता है? एड्रेनलिन काम करता है। अगर मैं जनरली बात करूं, मैं एक पॉइंट की बात करता, कौन से पॉइंट की? कि अगर मैं सेंसिटिव के हिसाब से देखो, आपका बीटा 2 ये सेंसिटिव है। सेंसिटिव का मतलब थोड़ा बहुत दवा आएगा ना तो ये काम करना स्टार्ट लग जाएगा। मतलब बहुत छोटी सी मात्रा को भी पहचान के एडीआर की ये काम करना स्टार्ट कर देगा। मतलब सेंसिटिव है। क्या है? सेंसिटिव है।
सेंसिटिव है। और यहीं पे हम बात करते हैं एको रिसेप्टर की, जिसका नाम क्या है आपका अल्फा 1 रिसेप्टर। अल्फा 1 रिसेप्टर सेंसिटिव तो नहीं है, लेकिन ये कौन सा है, स्ट्रोंग है। कैसा है, स्ट्रोंग, स्ट्रोंग रिसेप्टर। आइए एक एग्जांपल से पढ़ते। एग्जांपल क्या है, मैं ये मानता हूं एग्जांपल आपको देता हूं, आप समझना प्रयास करना। जनरली क्या होता है, जैसे माना कि जो एडीआर, जो अल्फा 1 रिसेप्टर है, इसको स्टिमुलेट होने के लिए 50 मोलिक्यूल एडीआर की जरूरत है, और आपका बीटा 2 को स्टिमुलेट करने के लिए 10 मोलिक्यूल एडीआर की जरूरत है। मतलब बीटा 2 क्या हुआ, बहुत जल्दी ही स्टिमुलेट हो गया। सेंसिटिव था, एडीआर की थोड़ी बहुत मात्रा आई तो ये क्या हो गया, स्टिमुलेट हो गया। लेकिन जब क्या हुआ, जब हमने दवा की कितनी मात्रा दे दी, हमने एडीआर की एक साथ 100 मोलिक्यूल हमने क्या दे दिया, एडीआर दे दिया। तो मतलब बीटा 2 भी स्टिमुलेट होगा, बीटा 1 भी स्टिमुलेट होएगा। मुझे पता है बीटा 1 क्या, सॉरी बीटा अल्फा 1 क्या काम करता है, ABCD आपने पढ़ा है। ये वेसो कॉन्ट्रेक्शन करवाता है, ये वेसो डायलेशन करवाता है, ठीक है। तो हमने देखा, हमने क्या देखा कि हमने 100 मोलिक्यूल एडीआर के दिए। ये अल्फा 1 आपका क्या है साहब, स्ट्रोंग है। क्या है, स्ट्रोंग है, डोमिनेंट है। क्या बोलोगे आप इसको, डोमिनेंट। मतलब अगर आपने एक साथ ज्यादा मात्रा में दवा दी तो बीटा 2 बाद में स्टिमुलेट होएगा, पहले अल्फा 1 काम करेगा। क्योंकि अल्फा 1 क्या है, डोमिनेंट है, वो बीटा 2 को काम करने ही नहीं देगा। कौन काम करने नहीं देगा, अल्फा 1 काम नहीं करने देगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वैसो कॉन्ट्रेक्शन होगा, और वैसो कॉन्ट्रेक्शन होगा तो बीपी कम होगा या ज्यादा होगा, बीपी ज्यादा होगा। समझ में आई, ठीक है। और आपका बीटा 2 तो अभी काम ही नहीं कर रहा है। यहां तक समझ में आया, ओके। अब मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूं। डायग्राम क्या है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एक डायग्राम बने न्यारा, एक डायग्राम बने न्यारा, उसको समझा दे सर हमारा। स्टार्ट करते। आपने क्या दिया, आपने एडीआर दिया। ये क्या है, ये अल्फा 1 की लाइन है जहां अल्फा 1 काम करता है। इतना मोलिक्यूल, ये क्या है साहब, 50 मोलिक्यूल के लिए है, ये 10 मोलिक्यूल के लिए है, ठीक है। ओके, अब ध्यान से सुनना। मैंने क्या दिया, मैंने 100 मोलिक्यूल, मैंने क्या दिया, 100 मोलिक्यूल एडीआर दिया। ध्यान से सुनना, मैंने 100 मोलिक्यूल क्या दिया, एडीआर दिया। मतलब 50 से ऊपर दिया। एडीआर का अल्फा 1 स्टिमुलेट होगा। ये अल्फा 1 की लाइन है, ये बीटा 2 की लाइन है। हमें पता है कि अल्फा 1 डोमिनेंट होता है, तो यहाँ पे अल्फा 1 की वजह से बीपी इंक्रीज होगा। क्या होगा, बीपी, ये क्या है, बीपी इंक्रीज हो रहा है, बीपी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अल्फा 1 की वजह से बीपी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एक बहुत पीक पे जाने के बाद में धीरे धीरे क्या होगा, अल्फा 1 स्टिमुलेट होना कम होएगा, ठीक है। बीपी धीरे धीरे डाउन होएगा, धीरे धीरे डाउन हो गया। 50 होने के बाद में यहाँ पे, यहाँ तक आ गया, क्योंकि अल्फा 1 अब जैसे कितना आ गया, 49 हो गया। कितना हो गया, 49 होएगा। किसकी मात्रा, एडीआर की मात्रा, 49, 49 हो गया एडीआर। मतलब आपका अल्फा 1 काम करना बंद कर देगा, क्योंकि इसको तो स्टिमुलेट होने के लिए ही इतनी मात्रा में एडीआर चाहिए, ठीक है। अब ये डोमिनेंट नहीं है, क्योंकि इसको स्टिमुलेट करने के लिए क्या चाहिए, हमें 50 मोलिक्यूल एडीआर चाहिए। अब साहब यहाँ पे अब बीपी डाउन होएगा। ये बीपी डाउन किसकी वजह से होएगा, क्योंकि आपका 10 से ऊपर बीटा 2 तो स्टिमुलेट होता ही है। मतलब यहाँ पे बीपी डाउन इसलिए हो रहा है क्योंकि बीटा 2 स्टिमुलेट होता है। बीटा 2 वेसो डायलेशन करवाता है, तो इसकी वजह से बीपी क्या होगा, डाउन होएगा। बीपी क्या होएगा, डाउन होएगा। यहां तक आपको समझ में आया। अब साहब यहां तक आपको समझ में आना चाहिए। आपने क्या दिया, आपने एडीआर दिया। आपने देखा, आपने शुरू शुरू में एडीआर की ज्यादा मात्रा दी, पहले बीपी बढ़ा, फिर बीपी धीरे धीरे क्या हुआ, कम होता गया, कम होता गया, और फिर धीरे धीरे और ज्यादा कम होता गया बीपी। पहले इतना था, अब और भी ज्यादा क्या हो गया, बीपी कम हो गया। यहां तक समझ में आई? अब आपके दिमाग में खुजली चल रही थी। खुजली से कैसा, क्योंकि आप रिसर्च करने वाली नर्सिंग स्टाफ थी, आपको ये लगा कि आज कुछ तूफानी करते हैं। आपने यहाँ पे क्या तूफानी कर दी, आपने पेशेंट के साथ ऐसा कुछ किया है कि अब आपको तूफानी करने की जरूरत ही नहीं है। आपने एडीआर के साथ क्या दे दिया, एडीआर के साथ आपने अल्फा ब्लॉकर दे दिया। एडीआर के साथ आपने क्या दे दिया, अल्फा ब्लॉकर दे दिया। अल्फा ब्लॉकर आपने जैसे ही एडीआर के साथ दिया, आपको पता है, आपको ये पता है, देखो क्या पता है आपको, अल्फा अब आपका ब्लॉक है, मतलब बीपी बढ़ेगा नहीं।
अल्फा ब्लॉक है, अल्फा 1 ब्लॉक है, इसलिए बीपी नहीं बढ़ेगा। लेकिन बीटा 2 तो ब्लॉक नहीं है ना, बीटा 2 की वजह से बीपी कम होगा, क्योंकि आपने 100 मॉलिक्यूल दिया, जैसे आपने 100 मॉलिक्यूल दिया, बीटा 2 स्टिमुलेट ही रहेगा, क्योंकि अल्फा 1 काम ही नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से बीपी डाउन होगा, बीपी डाउन होगा, बीपी डाउन होगा। और बीपी इतना डाउन हो जाएगा, इतना डाउन हो जाएगा, इतना डाउन हो जाएगा कि आपसे संभलने की स्थिति भी नहीं आएगी। यही क्या कहलाता है, वैसो मोटा रिवर्सल होता है। सर मजा आ रहा है आपको पढ़ाने में? सर आप ऐसा क्यों पढ़ा रहे हो, हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई। सर हमें इतना सा समझ में आया है कि जो अल्फा 1 रिसेप्टर है ये डोमिनेंट होता है बीटा 2 रिसेप्टर पे। सर अगर आप अल्फा 1 को रिसेप्टर करोगे तो आपको ज़्यादा मात्रा में एडीआर देना होगा। सर अगर एडीआर स्टिमुलेट हो गया तो बीटा 2 आपका स्टिमुलेट होते हुए भी काम नहीं करेगा, डोमिनेंट रहेगा कौन, अल्फा 1, बीपी बढ़ेगा। लेकिन सर अगर आप अल्फा ब्लॉकर देते हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, बीपी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि अल्फा तो ब्लॉक है, बीटा 2 काम करता रहेगा। बीटा 2 वेसो डायलेशन करता है, और अगर वेसो डायलेशन करता है तो बीपी कम होगा, ज़्यादा होगा, बीपी कम होने वाला है। समझ में आई बच्चे? ओके आगे चलते। एक आपने बीमारी का नाम सुना होगा, इसीलिए मैं ये आपको बता रहा था, फियोक्रोमोसाइटोमा। फियो फियो क्रोमोसाइटोमा। कौन सी माँ? फियोक्रोमोसाइटोमा। क्या है ये? एक बीमारी है, एक ट्यूमर है, रेयर ट्यूमर में बोल सकता हूं, क्या है, रेयर ट्यूमर। रेयर ट्यूमर है। ये किसका ट्यूमर है? एड्रिनल मेडुला का, एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल मेडुला का ट्यूमर है। इसमें क्या देखने को मिल रहा है? इनर पार्ट ऑफ एड्रिन ग्लैंड होती है, वो इन्वॉल्व होती है। कौन इन्वॉल्व? इनर इनर पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, उसमें इन्वॉल्व होता है। ये क्या है? रेयर ट्यूमर है। क्या है ये? रेयर ट्यूमर है, फियोक्रोमोसाइटोमा। इसमें क्या होता है? इसमें कुछ कैटेकोलामाइन इंक्रीज हो जाते हैं। उदाहरण के लिए नोर एड्रेनलिन, एड्रेनलिन, ठीक है, नोर एड्रेनलिन, एड्रेनलिन, इसमें क्या होता है, आपके इंक्रीज हो जाते हैं। ऐसा हम इतना कुछ क्यों पढ़ रहे हैं? वैसो मोटा रिवर्सल ऑफ डेले के बारे में पढ़ने के लिए हम ये सब पढ़ रहे हैं, कि सर आप वैसो मोटार रिवर्सल ऑफ डेले को अप्लाई तो करो। तो यहाँ पे आपने फियोक्रोमोसाइटोमा की बात करी। क्या है? एड्रिनल ग्लैंड का ये डिजीज है, ये ट्यूमर है, इनर पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड इसमें इन्वॉल्व होता है। क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर जो कैटेकोलामाइन है वो इंक्रीज हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे लिख लो कि दिस ट्यूमर प्रोड्यूस करते हैं, PRODUCE, प्रोड्यूस टू मच कैटेकोलामाइन, CA को CHO, कोलामाइन, MINE, कोलामाइन। कौन कौन सा? एक आपका नोर एड्रिनलिन, एक आपका एड्रिनलिन। ये क्या है? कोटा कैलामाइनी तो है, ठीक है। और ये क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे फ्यू क्रोमोसोमा की बात कर लेते हैं। फ्यू क्रोमो, क्रोमोसाइटोमा, CYTOM में फ्यू क्रोमोसाइटोमा। आगे बात करते हैं। ओके, इसमें क्या हो रहा है? इसमें आप देख रहे हो कि ADR भी बढ़ रहा है, नॉन ADR भी बढ़ रहा है, ठीक है, NDR भी बढ़ रहा है, नॉर एड्रेनलिन भी बढ़ रहा है। अब यहाँ पे आपको बीपी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, आपको बीपी ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हो रहा है। सिस्टोलिक बीपी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, डायस्टोलिक बीपी NDR की वजह से ज़्यादा देखने को मिलेगा। पता है? क्योंकि आपको क्या देखने को मिल रहा है साहब? एड्रेनलिन, जो कि एक दवा है, जो कि आपकी बॉडी में एंडोजिनस बनती है, ये ऑटोमेटिक ही फियोक्रोमोसाइटोमा ट्यूमर से रिलीज हो रहा है, कैटेकोलामाइन के रूप में बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो रहा है। तो ये बॉडी में अफेक्ट तो करेगा, बॉडी में कुछ तो शो करेगा, अपने सिम्टम्स, साइन सिम्टम्स तो शो करेगा। एक होता नोर एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन, ठीक है। अब अभी हम जो पढ़ के आए थे, ठीक है,
रिवर्सल ऑफ जो डेले था, है ना, वो सारा अभी हम यहाँ पे देखने वाले। एड्रिनलिन की वजह से बीपी कितना हो गया, बीपी हो गया 180, सिस्टोलिक बीपी कितना हो गया, 180 हो गया। आपने इस मरीज में बीपी देखो, हमें पता है कि जब हम अल्फा ब्लोकर देते हैं, अल्फा ब्लोकर देते हैं तो बीपी को कम करने के लिए देते हैं। अगर हम बीपी को कम करने के लिए अल्फा ब्लोकर देते हैं, हमें पता है कि हम जैसे ही मरीज का फियोक्रोमोसाइटोमा है, बीपी बढ़ रहा था, आपको पता नहीं है, आप नर्सिंग स्टाफ थे, आप वार्ड में गए, आपने बीपी देखा, बहुत ज्यादा बीपी देखा, डॉक्टर को बोला डॉक्टर भागो, डॉक्टर भागो, डॉक्टर भागो, डॉक्टर भाग के आपके पास आया। आपने डॉक्टर को पूछा कि डॉक्टर साहब इसका बीपी बढ़ा हुआ, मैं क्या दूं, डॉक्टर को दिमाग में कुछ नहीं आया, उसने बोला इसको अल्फा ब्लोकर दे दो। फियोक्रोमोसाइटोमा था, एडीआर बढ़ा हुआ था, और आपने क्या दे दिया, आपने बी एल्फा आपने एल्फा ब्लोकर दे दिया, एल्फा ब्लोकर दे दिया। बीपी तो कम होगा ही होगा, एल्फा ब्लॉक हो जाएगा। एडीआर है, एल्फा वन कहाँ कहाँ काम करता है, एडीआर है कहाँ कहाँ काम करता है, एल्फा वन, एल्फा टू, बीटा वन, बीटा टू। आपने इस भाई साहब को ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, ठीक है, आपने इस भाई साहब को क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में आपका बीपी कम तो होगा, आपका भी 120 तक कम तो होगा, लेकिन आपका ये इतना कम हो जाएगा बीटा टू रिसेप्टर की वजह से कि साहब ये 20 के पास आ जाएगा। 180 से डायरेक्ट 120, सडन बीपी लॉस होगा, सडन क्या होगा, बीपी लॉस होगा। इसीलिए मैंने आपको वैसो मोटार रिवर्सल ऑफ डेले पढ़ाया था। अगर कोई मरीज जिसके अंदर एड्रीनलिन उसको आप दे रहे हो कंटिन्यूअस, आप उसको क्या दे रहे हो, एड्रेनलिन दे रहे हो, आपका पता भी है कि इसमें बीपी बढ़ा हुआ है, ठीक है, और उस कंडीशन में आप अगर उसको एल्फा ब्लॉक कर देते हो तो बीपी सडन बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, सडन बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। सर इस नोर एड्रेनलिन में क्या होगा, नोर एड्रेनलिन में ऐसा होगा कि अल्फा वन, अल्फा टू, बीटा वन पे काम करता है, बीटा वन पे काम करता है, बेटा ये टू पे काम नहीं करता, बेटा टू पे काम नहीं करता है। यहाँ पे तो बेटा टू इन्वॉल्व था, बीपी और ज्यादा कम हो रहा था। यहाँ पे 180 से बीपी कम तो होगा, 120 आ जाएगा, लेकिन ज्यादा कम नहीं होने वाला है, मतलब बीपी 120 पे आके रुक जाएगा, ठीक है। यहाँ समझ में है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने अल्फा वन ब्लॉकर दे दिया तो ये भाई साहब ब्लॉक, ये भाई साहब ब्लॉक, बीपी कम तो होगा, अल्फा वन की वजह से होगा, लेकिन इतना ज्यादा कम नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बीटा टू नहीं है। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है, ओके स्टार्ट करते। नेक्स्ट, आपने अल्फा ब्लॉकर दे दिया, उसकी वजह से आपने ये देख लिया कि एड्रेनलिन वाले में बहुत ज्यादा बीपी कम हो रहा था और नोर एड्रेनलिन वाले में थोड़ा कम बीपी कम हो रहा था, कम बीपी कम हो रहा था। साफ, बीटा ब्लॉकर देके देख लेते हैं। आपने क्या किया, फियो 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 क्रोमो सी एच क्रोमो साइटोमा, साइटोमा वाला केस था। आपने देखा कि एक ट्यूमर है, उसमें वो ट्यूमर क्या कर रहा है, एड्रीनलिन प्रोड्यूस कर रहा है। एक ट्यूमर कौन सा है जो कि नोर एड्रेनलिन प्रोड्यूस कर रहा है। वही बात आ गई, पहले ये लिख लो कि अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा वन, अल्फा टू, बीटा वन, बीटा टू पे काम करता है, या आपका अल्फा वन, अल्फा टू, बीटा वन पे काम करता है, ठीक है। बीपी कितना है साहब, बीपी है 180 बीपी है, यहाँ पे कितना है साहब 180 बीपी है। ट्यूमर अलग अलग है, एक एड्रिनलिन रिलीज कर रहा है, एक नोर एड्रिनलिन रिलीज कर रहा है। जो एड्रिनलिन रिलीज कर रहा है वो अल्फा वन, अल्फा टू, बीटा वन, बीटा टू पे काम कर रहा है। जो नोर एड्रिनलिन रिलीज कर रहा है वो आपका अल्फा वन, अल्फा टू, बीटा वन पे काम कर रहा है। बीपी दोनों में बढ़ा हुआ है, बीपी दोनों में बढ़ा हुआ है। आपने क्या दे दिया, आपने बीटा ब्लॉकर, आपने बीटा ब्लॉकर यहाँ पे दे दिया। बीटा आपका ब्लॉक हो चुका है, क्या हो चुका है, बीटा आपका यहाँ पे ब्लॉक हो चुका है। सुनिए ध्यान से, बीटा का काम क्या था, बेटे का काम क्या था, बेटा कहीं ना कहीं जैसे बीटू बीटू आपका वैसो डायलेशन करवा रहा था, बीपी को कम कर रहा था, आपने उसको ब्लॉक कर दिया, अब बीपी कम नहीं होगा, बीपी कम नहीं होगा क्योंकि अल्फा वन तो बढ़ा रहा है। बीपी कम करने वाले को बीपी कम करने वाले काम से आपने हटा दिया, भाग यहाँ से, यहाँ से है, तू बीपी कम नहीं करेगा। बीटा टू को क्या बोला, तुम यहाँ पे बीपी कम नहीं करोगे,
चले जाओ यहाँ से, बीपी कम नहीं हुआ, बीपी बढ़ा, अल्फा 1 भी बढ़ा रहा है, तो मतलब 180 हो गया और बीपी कितना चला गया, 200 प्लस चला गया, 220 चला गया, बीपी क्या हुआ, बढ़ा। कब, जब आपने ऐसे मरीज को बीटा ब्लॉक कर दिया। यहाँ पे भी आपने क्या दिया, यहाँ पर भी आपने बीटा ब्लॉक कर दिया, बीटा 1 को उसने कहीं ना कहीं ब्लॉक किया। लेकिन वही सीधी सीधी बात है कि साहब यहाँ पे अगर आपने बीटा ब्लॉकर यहाँ पर भी दिया है, आपका बीटा 1 भी ब्लॉक हुआ है। और साहब अगर बीटा 1 भी ब्लॉक हुआ है तो आपको याद होगा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम होएगा, क्योंकि सिस्टोलिक बीपी तो आपका बीटा 1 की वजह से ही बढ़ता था आपका, याद रखिए। हार्ट रेट नहीं बढ़ेगी क्योंकि बीटा 1 ब्लॉक हो चुका है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं बढ़ेगा क्योंकि बीटा 1 ब्लॉक हो चुका है। मतलब क्या होएगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे, ओके ओके आपने ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, आपने क्या किया, ब्लॉक किया है, आपने बीटा 1 को स्टिमुलेट नहीं किया है। तो ओवरऑल देखें तो आपका यहाँ पे अल्फा 1 काम कर ही रहा है, यहाँ पे बीपी इंक्रीज हो रहा है, वही 220 के आसपास आपका क्या है, बीपी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मतलब अगर आप एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन दोनों प्रकार के ट्यूमर के अंदर आप बीटा ब्लॉकर नहीं देंगे, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन दोनों में आप बीटा ब्लॉकर नहीं देंगे। यहाँ तक आप समझ में आया? ओके। जनरली मैं आपको एक दिमाग में एक बात बताता हूँ, याद करिए कि छोटी सी बात है, क्या है वो बात, स्टार्ट करते हैं। याद होना चाहिए आपको। देखो मैं यहाँ पे पेन को रख देता हूँ थोड़ा साइड में। ओके, स्टार्ट करिए आपके सामने। अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 एड्रेनलिन की वजह से स्टिमुलेट है। नॉर एड्रेनलिन क्या क्या करता है, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1। आपका अल्फा जो एड्रेनलिन जो ट्यूमर है, आपने क्या देखा कि जो एड्रेनलिन वाला ट्यूमर है उसमें आपने अल्फा 1 ब्लॉक कर दिया, बीपी बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। तो इस कंडीशन में आपको नहीं देना है, क्या नहीं देना है, अल्फा ब्लॉकर नहीं देना है। क्या नॉर एड्रेनलिन वाले में दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन बीटा ब्लॉकर आपको दोनों कंडीशन में नहीं देना, चाहे एड्रेनलिन वाला ट्यूमर हो चाहे नॉर एड्रेनलिन वाला ट्यूमर हो। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। देखो अल्फा 1 ब्लॉकर ये कहाँ पे कौनटा इंडिकेटेड, कौनटा इंडिकेटेड इन एडीआर प्रोड्यूसिंग, एडीआर प्रोड्यूसिंग ट्यूमर। और बीटा 2 ब्लॉकर, बीटा 2 ब्लॉकर, या फिर मैं कह सकता हूँ कि बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, या इसको आप बीटा 2 ब्लॉकर दोनों अलग अलग मान सकते हो, ठीक है। ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है कहाँ पे, बोथ, बोथ एडीआर प्लस नॉर एड्रेनलिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर में, ठीक है, प्रोड्यूसिंग ट्यूमर में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं देना है। आइए सारणी बना लेते, सारणी बना लेते हैं। सबसे बात करते हैं हम आपका एड्रेनलिन, एड्रेनलिन और यहाँ पे नॉर एड्रेनलिन, नॉर एड्री, इन दोनों की सारणी बना लेते हैं, आइए ना, ठीक है। ओके, क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, सीधी सीधी बात है कि इनके रिसेप्टर भी पढ़ लेते हैं हम लोग, इनके रिसेप्टर भी देख लेते हैं। देखो ये जो आपका ये अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, मैंने इतनी बार अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 1, बीटा 2 ये सब लिखा है कि आपको याद हो जाना चाहिए ना, क्योंकि फार्मेकोलॉजी में जितना रिवीजन करोगे उतना ही याद होता है। अगर मैं किसकी बात करूँ, मैं अल्फा 1, अल्फा ब्लॉकर की बात करूँ, केवल अकेले अल्फा 1 ब्लॉकर की बात करूँ, अकेले अल्फा 1 ब्लॉकर की बात करूँ, तो इसमें आपका कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, यहाँ पे आप दे सकते हो। अगर मैं अकेले बीटा ब्लॉकर की बात करूं, क्योंकि अल्फा 1 ब्लॉकर बीपी को कम करता है और बीटा ब्लॉकर आपका बीपी को बढ़ा रहा था, तो यहाँ पे आपका ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, यहाँ पे आपका कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। साथ अगर मैं अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर की बात करूं, अल्फा कम करेगा बीटा बढ़ाएगा, अल्फा कम करेगा बीटा ब्लॉकर बढ़ाएगा, तो यहाँ पे आप ये दोनों दे सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करने वाले हैं। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? तो यहाँ तक हम क्या देख चुके हैं, यहाँ तक हम कैटेकोलामाइन के बारे में पढ़ चुके हैं। कैटेकोलामाइन दो प्रकार के हमने पढ़े थे, आपका एंडोजीनस, एक्सोजीनस,
डोबुटामाइन, डोपामाइन, एडीआर, नॉन एडीआर, आइसोप्रेनालिन, फिनोल्डोपा। तो ये सारे हम कैटेकोलामाइन आपके सामने पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा दूसरा टॉपिक है नॉन कैटेकोलामाइन, क्या पढ़ेंगे? नॉन नॉन कैटेकोलामाइन, कैटेकोलामाइन, डायरेक्ट एक्टिंग, डायरेक्ट एक्टिंग यानी ऐसी दवाई है जो कि नॉन कैटाकोलामाइन है लेकिन वो आपके रिसेप्टर पे डायरेक्ट एक्ट करती है। पहले सबसे हम पहले बात करते हैं, पहला किसकी बात करेंगे? जो कि अल्फा 1 को स्टिमुलेट करे, ड्रग ड्रग स्टिमुलेट स्टिमुलेट अल्फा 1 रिसेप्टर, अल्फा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है। इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे? इसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं आपका फिनाइल एफ्रिन या फेनिलेफ्रिन, फेनिलेफ्रिन। ये क्या है? अल्फा 1 स्टिमुलेटर है। कहाँ काम करती है? आई के अंदर, आंखों के अंदर काम करती है। आई ड्रॉप में आप इसको काम में लेते हो आंखों के अंदर। एक चीज बताइए, ये आंखों में क्या काम करेगी? अल्फा 1 को स्टिमुलेट करती है, सिंपैथेटिक एक्शन लेके आएंगी, आंखों को बड़ा करेगी, छोटा करेगी, आंखों को बड़ा करेगी, मतलब माइड्रियसिस, माइड्रियसिस कोज करने वाली है। और माइड्रियसिस भी जो कोज करेगी विदाउट साइक्लोपेजिया, कैसे करेगी? विदाउट विदाउट साइक्लोप्लेजिया। सर ये साइक्लोप्लेजिया क्या है? अगर सीलियरी मसल्स का पैरालिसिस होता है। देखो विदाउट साइक्लोप्लेजिया का पहले मतलब समझा देता हूँ, स्टार्ट करते। आपने कोलिनर्जिक पढ़ा? कोलिनर्जिक पढ़ा, मैंने आपको पढ़ाया। वो क्या करती है? आपको मियोसिस करवाती है। और कोलिनर्जिक का उल्टा क्या होता है? एंटी कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक। और एंटी कोलिनर्जिक क्या करती है? माइड्रेसिस करवाती है। और माइड्रेसिस कैसे करवाती है? याद करिए, आंखों पे कौन सा रिसेप्टर पाया जाता था? M3 को ब्लॉक करके ये क्या करती है? जो सीलियरी मसल्स है उनमें क्या करती है? पैरालिसिस। अब सीलियरी मसल्स पैरालाइज हो चुकी है, उसको क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं साइक्लोप्लेजिया। ठीक है, यानी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग जैसे एट्रोपिन हो गया। ठीक है, तो आपने उसके बारे में पढ़ा होगा, ट्रोपिकामाइड। तो ये दवाई क्या करती है? कहीं ना कहीं साइक्लोप्लेजिया कोज करती है, सीलियरी मसल्स को क्या कर देती है? डाइट मतलब उसका पैरालाइज कर देती है। लेकिन आप क्या दे रहे हैं? आप अल्फा 1 को स्टिमुलेट कर रहे हैं। उसमें क्या देखने को मिल रहा है? उसमें भी माइग्रेसिस देखने को मिल रहा है, लेकिन किसी ना किसी प्रकार का साइक्लोप्लेजिया नहीं देखने को मिल रहा। यहाँ तक समझ में? ओके। तो पहले हमने क्या पढ़ी? जो आंखों पे काम करती है दवाइयाँ। दूसरी दूसरी अल्फा 1 स्टिमुलेटर की बात करते हैं, मैथोक्सामाइन, मैथोक्सामाइन, में मेफेंटरमाइन, मेफेंटरमाइन और मिडोड्रिन, माइडोड्रिन या मिडोड्रिन, माइडोड्रिन। ये क्या है? सभी की सभी ये भी अल्फा 1 को स्टिमुलेट करती है। किसको स्टिमुलेट करती है? अल्फा 1 को स्टिमुलेट। और अल्फा 1 को स्टिमुलेट करके करती क्या है? ब्लड वेसल्स पे काम करती है और कहीं ना कहीं बीपी को बढ़ाती है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉन्स्ट्रिक्शन करवाती है, बीपी को बढ़ाती है। मतलब हम कहाँ पे यूज करते हैं? ठीक है, हाइपोटेंशन में यूज कर सकते हैं, यूज इन हाइपोटेंशन और शॉक। उस कंडीशन में हम इन तीनों दवा को क्या कर सकते हैं? प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैथोक्सामाइन हो गया आपका, माइडोड्रीन हो गया, मैफेंटरमाइन आपका हो गया। तो ये हमने कुछ अल्फा 1 स्टिमुलेटर पढ़ा। और तीसरा, इसको आप बी बोल दो,
इसको आप बी बोल दो, क्योंकि यहाँ पे ये बी हो गया है ना, ए हमने पढ़ लिया, बी पढ़ लिया, और सी और पढ़ लेते हैं। जाइलोमेथाजोलिन, जाइलो मेटा जोलाइन या जोलिन, ठीक है। ऑक्सी ऑक्सीमेटा जोलिन, ठीक है। ये क्या है, सभी की सभी ये अल्फा वन स्टिमुलेटर है, ठीक है, अल्फा वन स्टिमुलेटर है, अल्फा वन स्टिमुलेटर है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करती है, कहाँ पे करती है, नाक के अंदर, नोज के अंदर, नेजल नेजल म्यूकोसा के अंदर, जो आर्टरी, जो वेन होती है वहां पे ये ऐसा कुछ करती है। और ऐसा करके वो क्या करती है, वहां पे जैसे कोल्ड हो गया, कुछ सूजन वगैरह हो गई, राइनाइटिस, ठीक है, तो उस कंडीशन में उनको फायदा देती है, सूजन कम करती है, ठीक है। तो मैं लिख लूँ कि यूज इन या यूज फॉर नेजल डीकंजेशन, नेजल डी कंजेशन, ठीक है। इसके लिए वहां पे क्या किया जाता है, ये दवाइयाँ प्रयोग की जाती है, ओके। कुछ दवाइयाँ एक और होती है जो कि क्या करती है, अल्फा वन को स्टिमुलेट करती, सॉरी अल्फा नहीं, बीट अल्फा टू को स्टिमुलेट करती है। अल्फा वन क्या होता है, यहाँ पे हमने पढ़ा था, अल्फा वन यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे क्या पाया जाता है, अल्फा वन, अल्फा टू पाया जाता है। ये कैसे काम करता है, ये ब्रेक के कारण काम करता है। ब्रेक क्या है, ब्रेक BRAKE, मतलब अगर आपका अल्फा टू स्टिमुलेट होएगा तो कहीं ना कहीं सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम होएगी, क्योंकि ये अल्फा टू क्या करता है, यहाँ से जो एड्रेनलिन और जो नॉर एड्रेनलिन रिलीज होता है उसकी मात्रा को कम करता है, क्योंकि ये ब्रेक के समान काम करता है। प्री सिनेप्टिक अल्फा टू रिसेप्टर में आपको पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पे आप अल्फा टू को ही स्टिमुलेट कर रहे हो, कौन सी दवा, क्लोनिडीन, क्लोनिडीन, मैथिल डोपा, ठीक है। ये दोनों अल्फा टू को स्टिमुलेट करती है, और आपका क्या होता है, डिक्रीज होता है बीपी। क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि आपका ये काम करती है, किस सिद्धांत के ऊपर काम करती है, अल्फा टू को स्टिमुलेट करके। अल्फा टू एक ब्रेक के समान काम करता है, तो एडीआर एनडीआर कम होंगे तो उस कंडीशन बीपी कम हो जाएगा। अब एक चीज़ बताइए, कोई पेशेंट है हाइपरटेंशन वाला पेशेंट है, मैं कह सकता हूँ कि यूज इन हाइपरटेंशन वाले मरीज में हम इसका क्या करेंगे, प्रयोग करने वाले हैं, ओके। ठीक है, नेक्स्ट, अल्फा वन ब्लॉकर देख लिया, अल्फा टू ब्लॉकर देख लिया, अब बीटा ब्लॉकर की बात कर लेते हैं। आपका तीसरे नंबर का बीटा ब्लॉक, यानी ड्रग ड्रग स्टिमुलेट स्टिमुलेट बीटा टू रिसेप्टर। अच्छी तरह पढ़ा हुआ आपने इसके बारे में, साल्बुटामोल, साल्बुटामोल, टर टर्बुटालिन, सालमेटेरोल, सालमेटेरोल, फोरमेटेरोल, फोर फोरमोटेरोल, ये सारी दवाइयाँ ये चारों दवाइयाँ क्या करती है, बीटा टू को स्टिमुलेट करती है। बीटा टू आपके फेफड़ों में, ब्रोंकस में पाया जाता है, ब्रोंको डायलेशन करवाता है, तो उससे क्या होएगा, फायदा मिलेगा, यूज्ड इन अस्थमा, कौन सी माँ, अस्थमा में ये क्या की जाती है, यूज की जाती है। कुछ दवा और होती है जो कि बीटा टू को ही स्टिमुलेट करती है, लेकिन वो बीटा टू आपके यूट्रस पे पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, यूट्रस पे पाया जाता है। आइए उनका नाम लिख देते हैं, राइटो राइटोड्रिन, आइसो आइसो सुप्रीन, आइसोसुप्रीन, ये दो दवाइयाँ होती है, किस पे काम करती है, सेम बीटा टू पे आपका काम करने वाली है, बीटा टू को स्टिमुलेट करती है, ठीक है। मेनली कहाँ पे काम करती है,
मेनली एक्ट ऑन यूटेरस पे, और वहां पे क्या काम करती है, टोकोलाइटिक काम करती है। कहाँ काम करती है, टोकोलाइटिक। मैं लिख, अगले पन्ने में लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ टोकोलाइटिक। वो टोकोलाइटिक काम करके कहाँ यूज करती है साहब, प्री मैच्योर लेबर में, प्री मैच्योर लेबर में। तो यहाँ पे काम करती है कौन सी, आपके राइट्रोन आइसोसुप्रामाइन। तो इनके बारे में आपने देख लिया होगा। नेक्स्ट एक लास्ट दवा है आपकी, एक लास्ट दवा इनके बारे में हम लिख लेते हैं। चौथे नंबर की दवा हम देख लेते हैं, बीटा थ्री, बीटा थ्री स्टिमुलेटर। ठीक है, बीटा थ्री स्टिमुलेटर, आपको पता है ये बीटा थ्री स्टिमुलेटर की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे होता है, ब्लैडर पे। जनरली आपने यही पढ़ा होगा कि जो बीटा थ्री रिसेप्टर होता है वो एडिपो टिश्यूज पे काम करता है, लाइपोलाइसिस का काम करता है, लेकिन बीटा थ्री रिसेप्टर आपका ब्लैडर पे भी होता है। ब्लैडर पे क्या काम करता है, ब्लैडर पे वो ही आपका क्या काम करता है, ये रिलैक्सेशन का क्या काम करता है, रिलैक्स। ओके, तो मैं इसको कहाँ यूज कर सकता हूँ, मैं इसको यूज कर सकता हूँ ओवर एक्टिंग, यूज इन ओवर एक्टिव, ओवर एक्टिव ब्लैडर। ठीक है, और इस दवा का नाम आपने मीरा बैगनम नाम सुना होगा, मीरा बैगनम, मेरा मेरा बैगना या मेरा बैकग्राउंड, ये एक दवा होती है। ठीक है, तो आपके ये बीटा थ्री स्टिमुलेटर है, यूज की जाती है उस मरीज में। तो यहाँ पे आपको कैटाकोलामाइन और नॉन कैटाकोलामाइन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की दवाइयाँ पूरी हुई। ये हमने कहाँ पढ़ी थी, ये सिम्पेथोमाइमेटिक दवा के अंदर पढ़ी थी। डायरेक्ट भी हमने पढ़ी थी, आपके इनडायरेक्ट भी पढ़ी थी। इनडायरेक्ट भी हमने देख लिया आपकी पूरी, जिसमें डिस्प्लेसमेंट हमने कहीं ना कहीं पढ़ा था। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं जो रोकता है आपका रीअपटेक को, वो भी हमने पढ़ लिया यहाँ पे, जैसे ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट कोकेन सबने हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो बाकी जो भी हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।